2018 में जब मैंने स्टार्ट किया तो घर वाले बोले थे कि खेती छोड़ के कुछ भी करो। अच्छा। हाँ, खेती मत करो क्योंकि हम्म। खेती में आज तक कौन बड़ा बना है, कौन करोड़पति बना है, बता दो हमें। हम्म। सारे फार्मर्स ने अगर एक बेसिक चीज समझ ली कि मेरी जमीन कैसी है, उस जमीन में सॉइल टेस्टिंग करके क्या है क्या नहीं है और हमें क्या डालना है और हमें हमारे वेदर के अकॉर्डिंग कौन सी फसल लगाना है, ये चार चीजें अगर उन्होंने पकड़ ली तो उनको दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत वर्स्ट केस से बहुत निकला हूँ, बहुत सारी कंटिन्यू 2-2 साल मैंने लॉस खाया है। आपका सबसे लो पॉइंट क्या था, मतलब आपके सबसे बड़े स्ट्रगल क्या थे? मेरा तो लो पॉइंट ये था कि पहली चीज़ तो घर वाले 100% मुझे मना कर रहे थे कि खेती मत करो। दूसरी चीज़, जब मैंने खेती किया दूसरे साल बहुत लंबा लॉस में घुस गया मैं। कोविड के टाइम पे मैं बहुत लॉस घुस गया 20 में। उस समय आई थिंक काफ़ी किसान को काफ़ी नुकसान हाँ, हुआ। बहुत नुकसान हुआ। कोविड के टाइम में मेरा 3-4 एकड़ रेडी था, 10-15 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था। मेरा यील्ड मार्केट में गया नहीं, तो बहुत लो फील था उस टाइम पे कि यार ये फार्मिंग ऐसा है कि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था। पूछना चाहूँगा, खेती में पैसा है? हाँ है, एवरेज है। हर साल आप नहीं कमा पाएंगे, तो लोग मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। हम्म। हर साल कमा सकते हैं, वो उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, मेथड्स अलग हैं, कैलकुलेशन उसके अलग है। लेकिन एवरेज 3 साल में अगर आप इस क्लाइमेट में करते हो तो एवरेज 3 साल में आपको 2 साल तो प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल लॉस होगा। नमस्ते दोस्तों, किसान भाइयों और मेरे दर्शकों, और स्वागत है आप सभी का ऑन अनदर एपिसोड ऑफ एग्री टॉक। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे इंसान हैं जिसे शायद आप सब पहले से जानते हों। अगर कुछ साल पहले एग्रीकल्चर में हम इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मीडिया के बारे में बात करते तो शायद कई सारे लोग हंस देते, लेकिन इस इंसान ने यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के पावर से एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की नॉलेज को बहुत सारे लोग तक पहुंचाया है। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर संतोष जाधव उर्फ इंडियन फार्मर। इस एपिसोड में हमने उनसे बहुत सारी बातें किए हैं एट हिज वेरी ओन फार्म। उनकी क्या कहानी है, कैसे वो खेती स्टार्ट किए, उनकी बैकग्राउंड क्या है, और एक टोटली रॉ और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन हमने किया उनके साथ। सो मैं ज़्यादा कुछ रिवील करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिसे आप सब ने कई सालों तक देखा है। आज के पॉडकास्ट में एकदम रॉ फुटेज आपको मिलेगा ऑफ अ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ संतोष जाधव ए इंडियन फार्मर। इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी अबाउट डिजिटल मीडिया, अबाउट फार्मिंग, एक किसान से खुद जिसने काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है, एंड ही कंटिन्यूज टू मूव अहेड एंड टेक इंडियन एग्रीकल्चर फॉरवर्ड। So presenting to you the one and only Mr. Santosh Jadhav, Urf Indian Farmer on Agri Talk. संतोष जाधव जी, वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया हूँ मैं, और आप हमारे यहाँ पे फार्म पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय ऑनर। मैं तो यही सोच के आया था कि आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे कुछ सीख के जाऊंगा। जी ज़रूर, बहुत सारी आज हम बातें करेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं बेशक पूछिएगा, आज कुछ मत रखिएगा अंदर, रोक बिल्कुल टोक। बिल्कुल। तो आपकी खेती इन जनरल सब कुछ कैसी चल रही है? यूट्यूब चैनल, खेती, आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं फार्मिंग से। जी, आपकी फार्मिंग एज ऑफ टुडे कैसी चल रही है? फार्मिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चल रही है। पिछले 4-5 साल से जो है मैं मतलब यूट्यूब मतलब एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, फार्मिंग इन्फ्लुएंसर, फार्म हाँ, इन्फ्लुएंसर, फार्म यस। इन्फ्लुएंसर, और उसके साथ साथ फार्मिंग, ये दोनों काम मेरे लिए काफ़ी टफ था। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि आप अगर चल रहे हो तो कोई एक बोट में पैर रख के चलो, दोनों जगह मत कूदो। दोनों जगह मत करो। लेकिन वो मैंने किया कि दोनों जगह पे एक साथ में चलने की कोशिश की, और वो अभी तक अच्छी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले है फार्मिंग, हम्म। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग का है टोटल, क्योंकि मेरे पापा दादाजी सब लोगों ने फार्मिंग किया है। हम्म। और हमारी खुद की यहाँ पे ज़मीन है 10 से 11 एकड़, और अभी हम ये जो फार्म पे बैठे हैं ये हमारा ग्रेप्स का फार्म है। हाल ही में हम इसमें नया नया कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इनोवेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स को खेती में जो दिक्कतें आ रही है, सॉल्यूशंस है, उसके प्रॉब्लम्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरा यहाँ पे 11 एकड़ का फार्म है, यहाँ पे 11 एकड़ फार्म में मेरे 2 कुएँ हैं और बीच से कैनल गया है, पानी का भी हमें इशू नहीं है। और यहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरीके की R&D करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ये हमेशा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स, एक्चुअली सच कहूँ तो फार्मिंग में बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। आपके फैमिली में ही था हाँ, किसानी? फैमिली में था और बचपन से देखते आ रहा था। मैं जब स्कूल में जाता था, स्कूल से मैं घर आता था, देखता था हम्म। कि पापा स्प्रे कर रहे हैं या दादाजी बैलगाड़ी से जो है घर पे जा रहे हैं।
2003-4 की बात ही है, मैं कक्षा 3 में 4 में था, तब तक बैलगाड़ी थी। 2005 में जो है सूखा पड़ा। हमारे यहाँ पे एक्चुअली पानी नहीं था पहले। 2008 के बाद हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, उससे हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहे महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र में स्पेशली हम जिस एरिया में रहते हैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक 2 तहसील ऐसे है, खानापुर आटपाड़ी। यहाँ पे जनरली सूखा का एरिया इसको बोला जाता था हमेशा। तो हो? यहाँ सूखा क्योंकि पानी नहीं होता। पानी नहीं था ना, यहाँ पे कुछ हरा भरा आपको दिखेगा, दिखता ही नहीं था एक्चुअली। सच कहूँ तो मेरा बचपन अगर मुझे याद आता है तो मैं खेत में आता ही नहीं था कभी। क्यों? पानी नहीं था, सूखा था, कुएं खाली थे। इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। इंटरेस्ट ही नहीं लगता ना, जब आप किसी हरा भरा देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो अंगूर देख के कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब मैं बचपन से ही मतलब खेती देखते हुए आ रहा था, और मैंने हमेशा हमने देखा कि प्रॉब्लम्स बहुत थे। चाहे वो बे टाइम पे बारिश होना, या फार्मर्स को नॉलेज की कमी होना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हम अभी लगभग मैं अभी 4 से 5 साल से ये इन्फ्लुएंसर बना हुआ हूँ। ये बनने की वजह भी यही है कि प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो लोग तक पहुंचाना जरूरी है। हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टोरी तो अगर सिंपल में अगर आपको 1 मिनट में बताऊँ, मैंने 2012 तक यहाँ पे पढ़ाई की। मैं 12 से मैं यूपी गया, इलाहाबाद में। हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस है गोल्ड रिफाइनरी का, सिल्वर रिफाइनरी का। अच्छा। तो यहाँ के लोग जो ड्राई सूखे के यहाँ के माइग्रेट किए थे 1970 में, 75 के बाद यहाँ के लोग बाहर जाते हैं पूरे इंडिया में, और वहाँ पे गोल्ड रिफाइनरी करते हैं। तो मैं भी वहीं पे फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। आप भी गोल्ड का काम कर रहे थे पहले? हाँ, मैं भी वही कर रहा था। 5 साल में अच्छा। यूपी में था, इलाहाबाद में, प्रयागराज से अभी जाना जाता है जिसको। तो वहाँ पे 5 साल मैंने काम किया। वहाँ पे मेरी हिंदी काफ़ी सुधर गई। लोग बहुत मुझे कहते कि भाई आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, पला बड़ा वहाँ पे काफ़ी टाइम तक। तो वहाँ पे पापा हमारे 1978 में गए थे, मैं 2012 में गया था। मैं वहाँ के बिजनेस को थक गया। मतलब वही भट्टी के सामने काम, वो हीट थी, उसमें रिफाइन करना गोल्ड, मुश्किल काम है वो भी। मुश्किल काम था। तो वो मैंने छोड़ दिया 2016 में, 16 में। तो करना क्या था, तो करना था मुझे फार्मिंग में जी। क्योंकि मुझे कक्षा 10 में था तो भी मैं सोच रहा कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है और फार्मिंग में ही करना है, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा था, मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी इसमें, मुझे घुसना था। तो फिर मैं 16 में यहाँ पे आया। मुझे करना था कुछ ना कुछ नया करना था, क्योंकि प्रॉब्लम्स में देखते आ रहा था, बारिश है, पेस्ट प्रॉब्लम है, का क्या सोल्यूशन हो सकता सोल्यूशन है। तो मुझे समझ में आया कि पॉलीहाउस हम कर सकते हैं। तो मैंने पॉलीहाउस का ट्रेनिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया 2016 में। 16 के एंड में मैंने 1000 स्क्वायर मीटर का पॉलीहाउस खड़ा किया, और उसमें मैं कलर वो कैप्सिकम। आपकी पहली खेती थी? हाँ, तो पहली आपने खेती। स्टार्टिंग ही किया पॉली हाउस से? हाँ, स्टार्टिंग ही मैंने पॉली हाउस से किया, क्योंकि अच्छा। जो यंग जनरेशन अभी आ रही है खेती में, मुझे लगता है कि सबको ऐसे ही आना चाहिए, कुछ नया और इनोवेटिव लेके। अगर आप वही पुरानी चीज़ों पे जाएंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, और आप कहेंगे कि क्या ही मिलता है खेती में, फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन आज के ज़माने में आपको हमेशा देखना है कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सोच के हमें खेती करना है। तो मैंने फार्मिंग को स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर 2016 में। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 2018 तक मैं अकेले कंटिन्यू कर रहा था। फिर मेरा फ्रेंड है आकाश, वो बोला कि तुम कर ही रहे हो तो इसके हम वीडियोस बनाते हैं। तब आपका यूट्यूब इंडियन फार्मर पैदा हुआ? हाँ, इंडियन फार्मर हमारा वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हमने स्टार्ट किया 2018 में, पहली बारिश से पहला वीडियो हमने स्टार्ट किया, और वो हमने किया था जहाँ पे हम बैठे, ये मल्चिंग का पेपर का हमने पहला वीडियो किया था। ओके। जब मल्च का वीडियो हमने किया तो लोगों को पता नहीं था कि ब्लैक कलर ऊपर रखना है या सिल्वर कलर ऊपर रखना है। सबसे बड़ा बेसिक गलती है, लोग हाँ, कहते हैं ना ब्लैक शुड ऑलवेज बी फेसिंग द सॉइल। हाँ, और सिल्वर को ऊपर रखना है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट करे, एब्जॉर्ब ना करे। अगर ब्लैक ऊपर रखते तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो प्लांट जल जाएगा। हाँ, जल जाएगा और हीट हो जाएगा। तो वो जब वीडियो हमने डाला तो हमें पता चला कि यार लोगों को पता ही नहीं है मल्चिंग क्या होता है, उसमें माइक्रोन्स क्या होते हैं। एक काम करते हैं, अभी भी शायद लोग को नहीं मालूम है, क्या आप समझा सकते हैं कि मल्चिंग होता क्या है? बहुत सारे लोग शायद नहीं जाने। जी, मल्चिंग एक प्लास्टिक मल्च होता है जो खेती में इस्तेमाल किया जाता है। उसके मल्टीपल्स फायदे हैं, जैसे कि पानी का इवापोरेशन नहीं होता, जो ग्रास आता है, जो खरपतवार आता है, वो वीड नहीं आता है, जो हम न्यूट्रिशन देते हैं उसको अच्छा वो सप्लाई होता है, वाइट रूट्स अच्छी बढ़ती हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो इससे प्लांट का यील्ड भी बेटर होगा? हाँ, प्लांट का यील्ड बेटर होगा, प्लांट लंबे समय तक चलेगा। प्लांट अगर जमीन पे गिरेगा तो उसके फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक बीच में आता है, उसके ऊपर वो गिरेगा। इसका नुकसान भी है, अगर आप फार्म कंप्लीट होने के बाद प्लास्टिक को अच्छे से बाहर नहीं निकालते हैं तो वो आपको डिकम्पोज। इसलिए आई थिंक बायोडिग्रेडेबल मल्च, ये सब के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसी लाइन में। हाँ, अभी तक तो मेरे पास एक आया था टेस्टिंग के लिए 2 साल पहले, वो फेल गया। अभी बायोडिग्रेडेबल उतना मुझे नहीं लगता, सक्सेस नहीं आया 100%। लेकिन मैं आई होप सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जो मल्च मैंने बिछा दिया, फसल हो गई, वो उसी में खत्म हो गया जमीन में। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा निकालने का या टुकड़ा बच रहा है, लेबर का भी आपका खर्च बचेगा। हाँ, लेबर का भी खर्च बचेगा। तो ये मल्चिंग पेपर का हमने पहला वीडियो डाला था, उसके इतने सारे फायदे थे, वो सब हमने बताए थे। उसमें 20, 25, 30 माइक्रोन का आता है, अलग अलग कलर्स आते हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए। तो तब हमें कमेंट्स आए बहुत सारे फार्मर्स के कि संतोष भाई हमें ये पता नहीं है, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पूरे इंडिया से कमेंट आए थे।
तो हमने क्या सोचा कि यार ये तो हमने थोड़ा आगे का दिखा दिया, हमें बेसिक पे जाना चाहिए। अच्छा, मल्चिंग तक भी लोग नहीं जानते थे आप कह रहे हो उस समय? हाँ नहीं, उस क्या? समय 2018 में जब हमने स्टार्ट किया तो गिने चुने फार्मिंग इन्फ्लुएंसर थे। हम्म। अभी भी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ जितने फार्मिंग में इन्फ्लुएंसर आए, जैसे अभी आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इतने मतलब बड़ा काम है आपका, और आप इतने ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे आके, मतलब यहाँ पे आपसे सीखना है तो ग्रास रूट से आपसे मतलब सीखना होगा। ग्राउंड पे रूट्स में आके अगर आप मतलब काम कर रहे हो तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं तो हमेशा जहाँ पे भी यंग जनरेशन मिलती है उनको बोलता हूँ कि आप बेशक एक सेकेंडरी बिजनेस पकड़ के आप जरूर कीजिए। आई थिंक इस पे बहुत सारा है कि अभी यंग जनरेशन लोग जो भी यंगस्टर्स हैं उनको खेती उतना पसंद नहीं है। उनको लगता है खेती में पैसा नहीं है, हम्म। अगर मैं खेती करूँगा तो मेरा इमेज उतना हाई फाई नहीं रहेगा। हाँ ऐसा क्यों है संतोष भाई, ऐसा क्यों आपको लगता है होता है? हाँ, उसी स्टोरी पे आता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है, मेरे साथ भी वही हुआ। अच्छा, आपके साथ हुआ है? हाँ, 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया तो घर वाले बोले थे कि खेती छोड़ के कुछ भी करो। अच्छा। हाँ, खेती मत करो, क्योंकि हम्म। खेती में आज तक कौन बड़ा बना है, कौन करोड़पति बना है, बता दो हमें। हम्म। लेकिन मेरा कहना था कि नहीं, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो जैसे हमने पॉली हाउस स्टार्ट किया, हम्म। उसमें कलर कैप्सिकम में अच्छा खासा मुझे मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 2 से 3 लाख रुपए बचता था नेट प्रॉफिट। उसको मैं स्केल कर सकता था, लेकिन कोविड की वजह से मैंने स्केल नहीं कितना किया। एरिया में था आपका ये? मेरा 1000 स्क्वायर मीटर के 2 पॉली हाउस थे, यानी एक कि हज़ार हाफ स्क्वायर, एकड़ था। हाफ एकड़ में कितना आप कमा रहे थे? हाफ एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए मेरा आता था, ओके। 9 से 10 महीने में। और नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट, यहाँ से मुंबई मेरा यील्ड जाता था। यहाँ से मुंबई मुझे लगभग 400 किलोमीटर है, तो मुझे मार्केट इतना दूर है फिर भी मैं इतना कमा पा रहा था। अगर मार्केट मेरा पास में होता तो मैं और स्केल कर सकता था। फिर कोविड में वो चेन ब्रेक हो गई, सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो थोड़ा सा भी मेरा वो पॉली हाउस का स्टॉप है, और ये बाकी सारा अलग हम कर रहे हैं, वो मैं उस पर आता हूँ। तो जो हमने, आपका क्या क्वेश्चन था उसके पहले कि दिक्कतें, यंगस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हाँ, हैं? यंगस्टर्स क्यों नहीं आ रहे, उसकी मेन वजह यही थी कि घर वाले पहले चीज़ बोलते हैं कि भाई फार्मिंग छोड़ के कुछ भी करो। दूसरी चीज़ को, फार्मिंग को देखने का नज़रिया, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज जिसको बोलते हैं, गरीबी, गरीबी। आप कम अगर पैसा। हाँ। कहीं पे भी देखिए, आप अगर न्यूज़ देखिए, पेपर देखिए, उसमें हर जगह पे आपको ऐसा कपड़ा बांध के, वो कपड़ा बांध के गमछा बांध ट्रैक्टर के, के हाँ साथ। एकदम गरीब फार्मर ही दिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि फार्मर है तो अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी। आपने देखा हम यहाँ पे हमारे जितने फार्मर्स हैं सब अच्छे रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। गन्ने में भी पैसा कमा रहे, वेजिटेबल्स में भी कमा रहे, कुछ नया करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नया नया चीजें करना चाहिए। तो वो घर वालों ट्रेडिशनल करते आ रहे, वो क्या ही बता पाएंगे उनको, उन्होंने देखा ही नहीं है कि देखा ही बाकी नहीं लोग है। क्या कर रहे हैं। हाँ, ना तो एक्सप्लोर किया है, ना देखा है, ना देश दुनिया में क्या चल रहा है। इतना बड़ा गोला है, उसके ऊपर कितनी सारी चीजें होती है। आप मानोगे नहीं संतोष भाई, मैंने देखा है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसान जो कई करोड़ कमा रहे हैं किसानी से, बस मतलब सिंपल खेती अच्छे तरीके से करके अच्छे मार्केट में बेच के देर अर्निंग करोड्स। तो लोग तक ये नॉलेज पहुंचा नहीं है कि किसानी से भी ऐसी हो सकती है। बेशक हो सकती है। बहुत सारे फार्मर्स है जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के इकट्ठा आके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अकेले फार्मर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना बदलता वातावरण है, इतनी महंगाई है, फर्टिलाइज़र महंगे हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ों को टैकल करना मतलब कि एक यूनिटी, और वो यंग जनरेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा मैं कहीं पे भी हमेशा ये चीज़ सबको बताता हूँ, मैं मेरे चैनल, सोशल मीडिया जितने हमारे हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ से हमेशा मैं बताता हूँ कि कम्युनिटी और जनरेशन और टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ें मेरे लिए तो, और मैं हमेशा सब जगह पे कहीं पे भी जो भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो दिक्कत वही होती है, घर वाले मना करते हैं। दोस्त लोग मेरे जब भी आते तो वो भी बोलते थे, क्या तुम इतनी मतलब पढ़ाई करके या घर का बिजनेस छोड़ के खेती करना चाहते हो, एक्सप्रेस ट्रेन छोड़ के पैसेंजर में आ गए हो। तो मैंने उनको कहा, यार ये पैसेंजर नहीं है, दौड़ेगी अभी, ये भागेगी। भागेगी। और वो हो रहा है अभी मैंने भगा दिया, पूरा सब सिस्टम हिला दिया। 4 से 5 साल मैंने खेती को समझा, पूरा एक एक बारीकियों को देखा कि खेती मिट्टी से लेके, एक प्लांट एक सजीव है, मतलब वो भी एक जीव है। अगर उसके बायोलॉजी को आप समझते हैं पूरा का, जमीन से लेके ऊपर तक, तो वो आपको अच्छा ही देगा। साइंस है ये, एक अच्छा बेसिक साइंस है, डीप साइंस भी है। लोग अगर वो समझ जाए तो रिजल्ट आएगा। हाँ, 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन एक फार्मर के एंगल से अगर देखो, हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि सारे फार्मर्स तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सारे फार्मर्स ने अगर एक बेसिक चीज समझ ली कि मेरी जमीन कैसी है, उस जमीन में सॉइल टेस्टिंग करके क्या है क्या नहीं है, और हमें क्या डालना है, और हमें हमारे वेदर के अकॉर्डिंग कौन सी फसल लगाना है, ये 4 चीजें अगर उन्होंने पकड़ ली तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, मेरे यहाँ पे ना कैप्सिकम काफी अच्छा आता है हर साल। तो हमारा बेल्ट है ना, ये कैप्सिकम, मुंबई हुआ या आपका कोलकाता हुआ या दिल्ली हुआ, पटना हुआ, ये सारे मार्केट को पकड़ता है हमारा एरिया साल भर, क्योंकि यहाँ से जाता है, हमारे क्लाइमेट में अच्छा आता है। तो ऐसे हर फार्मर को पकड़ना है। दूसरी चीज की,
खेती में यंग जनरेशन इसलिए नहीं आनी चाह रही है क्योंकि उनको फायदा कहीं पे दिख ही नहीं रहा है कोई एंगल से। करेक्ट। वो आईटी में जाना चाह रहे हैं, वहां पे 50,000 जॉब मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, उनको इधर लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन इधर भी लाइफस्टाइल है। अब मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं 4 से 5 साल से फार्मिंग भी कर रहा हूँ, मैं घूमता भी हूँ, पुणे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, हर अलग अलग फार्मर से मिलता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ गया है यंग जनरेशन की कि फार्मिंग में लाइफस्टाइल नहीं है। करेक्ट। लोगों को लगता है कि भाई इमेज जो बना हुआ है ना, हाँ राइट। अगर मैं बोलूँ तो आप आज जो एक इन्फ्लुएंसर बने हो वो सब फार्मिंग की वजह से ही है। हाँ पहले आप एक किसान थे, राइट। फिर आप इंडियन फार्मर एक हाँ ये बने, राइट। एक इंडियन फार्मर के हमारा जो क्या ब्रांड बना है जो। ब्रांड बना, वो उसको बनाने में हमें 5 से 6 साल गए। और ये पूरा खेती पे ही खड़ा हुआ है। ये मैं खेती पे नहीं बोलूंगा, मेरे पूरा गांव पे खड़ा हुआ है। मेरे पूरे गांव का मुझे काफी सपोर्ट है। मैं इस टाइम पे अभी किसी भी फार्म पे जाता हूँ तो मुझे कोई रोकता टोकता नहीं है। कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ या रील्स बनाता हूँ, सब जानते हैं कि हाँ। सब जानते हैं यार बना रहा है, बनाने दो, ये नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। करेक्ट। और ये चीज भी एक चौथी चीज एक है नॉलेज स्प्रेड करना। क्योंकि नॉलेज अगर हम पकड़ के रखते हैं तो स्प्रेड नहीं करते हैं तो अगर मान लीजिए मुझे आइडिया कुछ आ गया कि मेरे फार्म ढकने के बाद मेरा फसल खराब नहीं होगा, मुझे पता है, मैंने किसी को बताया नहीं, तो ऐसा मेरा कितना फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम से ऐसा ऐसा खड़ा कर दो और ऐसा ऐसा करो, मेरी पूरी एसओपी उसको मैंने दे दी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है, उसको आसान हो गया ना। जैसे कि अभी आप देख लो, मैं कई सारे किसान से बात किया, उन्होंने बोला कि बारिश में उनका पूरा फसल बर्बाद हो गया है, जबकि आपने यहाँ पे कवर लगाया हुआ है। हाँ फसल अभी वैसी की वैसी है। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ नहीं है। तभी भी ऐसे ये लोग को एजुकेशन अवेयरनेस है नहीं। मैं भी उसी पॉइंट पे एड्रेस करना चाहूंगा कि किसान का सबसे बड़ा आई थिंक जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि उन तक अवेयरनेस और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पहुंचाना है। राइट। तो आपने जो कम्युनिटी बनाया है, दैट्स नंबर 1, उसके थ्रू आप ये एजुकेशन ले पा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब हमेशा हमारा प्रायोरिटी यही रहता है हम कि हम क्या किसानों को सिखा सकते हैं जो नया है, और नए के साथ क्या ऐसा सिखा सकते हैं जो पुराना है और वो काम का है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के भी देखना है। अगर मान लीजिए हमने हर साल सॉइल टेस्टिंग ही नहीं किया, सबसे बेसिक चीज, हाँ, हम आगे चले गए तो सॉइल टेस्ट नहीं किया तो हमारी ज़मीन में हर साल हम इतना सारा फर्टिलाइज़र, इतना सारा ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, तो हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है या माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है, वो अगर हमें पता नहीं है और हम पूरा फार्म ढाक रहे हैं, लेकिन अंदर का हमें जो मेन है वो पता नहीं है, एंड प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। तो वो भी हमें पीछे का भी देखना है और आगे का भी देखना है। तो फार्मर को हमेशा हम इसी तरीके से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे फार्म पे, हम हमारे यूट्यूब चैनल थ्रू, इंडियन फार्मर थ्रू, हम टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, जो भी नए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं उनके रिव्यू बनाते हैं। हम जुगाड़, हमारे एक क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब पे, जुगाड़, यानी कि जो अब ये जुगाड़ी है, पूरा ऊपर से स्ट्रक्चर को ढाक दिया। लॉजिकली देखो तो जुगाड़ी है। हाँ जुगाड़ी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से आप इसको ढाक के आप फसल ले लो, जुगाड़ी हो गया। करेक्ट। तो हम सैकड़ों इसे जुगाड़ हम बना चुके हैं। हमारा खुद का वर्कशॉप भी है यहाँ पे हमारे फार्म पे, तो हम आप किसानों को सिखाते हैं? हाँ, वर्कशॉप में हम वो बनाते हैं जुगाड़। अच्छा, हमने कम से कम 100 से ज्यादा जुगाड़ बना चुके हैं हम। कैसे जुगाड़, मतलब क्या जुगाड़ जैसे कि वीड निकालने का जुगाड़, स्प्रे करने का जुगाड़, ऐसे अलग अलग जुगाड़ हम बना चुके हैं। जैसे हमारा मेज होता है, मेज छीलने का जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे। कोई ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक ऊंचाई पे है, 10 फीट के हैं, 10 फीट कोई, हाँ, उसको बस कैंची से खींच लो, उसको तोड़ो, बस नीचे खड़े खड़े तोड़ सकते हो। तो ऐसे काम आसान करने और कबाड़ से चीजें लेके इकट्ठा करके उसको बोलते हैं जुगाड़। काम भी आसान होना चाहिए, सस्ते में भी होना चाहिए। तो हम ऐसा 360 सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हम जा रहे हैं और एजुकेट करने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, या हम वो भी करते हैं, हम सक्सेस स्टोरी कवर करते हैं, वो इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए। लेकिन जो मेन रूट्स में काम है, जो जरूरी है एजुकेशन किसान भाइयों के लिए, वो हम देने की जरूर हमेशा कोशिश करते हैं। एजुकेशन की है, देखो जैसे जैसे एजुकेशन हम बढ़ाते जाएंगे, ये कम्युनिटी भी बड़ा होगा। राइट, ये एपिसोड का भी मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आपके जो सीखे आप लोग तक पहुंचाएं और लोग आपके जर्नी से सीख सकें, राइट? हाँ राइट। और मैं सबसे ये ना, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे आए, आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे सीखूंगा कुछ। तो मैंने हमेशा, मतलब 5-4 साल में मैं बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, जो किसान है उनके वजह से। क्योंकि मैं उनके प्रश्न से, उनसे सीख के, हाँ, मैं मतलब इंडिया के हर एक कोने तक घुमा हूँ, और हर एक, चाहे वो एप्पल हो या नाशपाती हो बारिश हुआ था रात में, नाशपाती हो या गेहूँ, राइस हो या गेहूँ हो, बहुत सारी फसलें देखी है मैंने। और वहाँ पे किस तरीके होता है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं, या उनको क्या अच्छा ट्रिक आता है,
उनसे मैंने सीखा है, जो लोगों तक पता नहीं था। तो ट्रैवल करने की वजह से मुझे वो चीज़ें पता चली, मुझे दिक्कतें पता चली, तो मुझे बहुत सारा देखने का जो नज़रिया है फार्मिंग को, वो मेरा धीरे धीरे बदलता गया। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मुझे इतना आइडिया है कि भाई मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लोग कुछ सीख रहे हैं हाँ आपसे। रोज सुख सीख रहे, इतना आइडिया, लेकिन मुझे कितना हुआ है ना, ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि बहुत फायदा हुआ है मुझे। तो संतोष भाई, आप इतने सारे जगह घूमे हो भारत में, अलग अलग तरीके की खेती देखा है आपने, क्या आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप में या किस में ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? जैसे गेहूँ और वीट सब में लोग कहते हैं कि पैसा है नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें सच्चाई है इस बात में कुछ? नहीं, देखिए, भारत हमारा इतना बड़ा देश है, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य की अलग अलग स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ पे आएंगे आपको अच्छे ग्रेप्स मिलेंगे, ओनियन मिलेगा, आपको ज्वारी मिलेगी, बाजरे मिलेगी, हमारे मराठवाड़ा विदर्भ में सोयाबीन मिलेगा, एमपी में जाएंगे तो सोयाबीन मिलेगा, फिर उसके बाद चना मिलेगा, आप पंजाब हरियाणा में जाएंगे गेहूँ मिलेगा, राइस मिलेगा। तो आपको आपका मेन क्रॉप रख के आपको दूसरी ऐसी कैश क्रॉप ढूंढनी है जिससे आप अच्छा भी पैसा कमा सको। कैश क्रॉप बोले तो? कैश क्रॉप बोले तो जैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की फसल होती है। वाटरमेलन 60 मतलब डेज, जल्दी आप उसको हार्वेस्ट कर 60 सकते हैं। 60 से 65 दिन में आपका वाटरमेलन रेडी होकर मार्केट में बिक जाता है। कैप्सिकम प्लांटेशन से आप 4 से 5 मंथ्स में पूरा क्रॉप साइकिल खत्म, इसको बोलते हैं कैश क्रॉप। और जो हमारी साल की फसल है, जैसे कि गन्ना है, शुगर केन है, ये हमारी साल में एक ही बार आता है। तो जैसे कि मैं फार्मिंग में हमेशा बोलता हूँ, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग, एक होता है एफडी। अगर करंट अकाउंट में आते हैं तो 3-4 महीने, 5 महीने की फसल, कैश क्रॉप्स। हाँ। सेविंग में अगर आते हैं तो साल की फसल, और एफडी में फिक्स डिपॉजिट में आते हैं तो आपको चंदन, मिलिया, डुबिया, जो लॉन्ग टर्म की फसल है, 10-10 साल, 5-5 साल आपको निकालनी नहीं है, जैसे पड़ी हुई जमीन है। तो ऐसे होता है। तो मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकता कि आप इस फसल में पैसा ज़्यादा है और स्पेसिफिक आप यही लगाओ, क्योंकि अगर आप ग्रेप्स में खेती कर रहा हूँ तो नॉर्थ इंडिया में ग्रेप्स नहीं आएगा। तो ग्रेप आपका कौन सा अकाउंट हो गया? करंट अकाउंट हुआ या मेन? ये तो मैं सेविंग अकाउंट बोल सकता हूँ, साल में एक बार आ रहा है, अच्छी खासी सेविंग हो रही है। तो ये करंट अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट मेरा कुकुम्बर, कैप्सिकम, टोमेटो, वाटरमेलन, एज पर सीजन करंट अकाउंट, करंट चलता रहता है। करेक्ट। और सेविंग साल में एक बार। तो इंडिया में ये यहाँ पे होता है तो ये यहीं पे करना चाहिए, इसमें इनोवेशंस करना चाहिए। आई थिंक क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप फाइट कर नहीं सकते हो। नहीं कर सकते। जो रीजन में आपका क्लाइमेट है उस हिसाब से एक मेन क्रॉप पकड़ो, बाकी 2-3 साइड के क्रॉप्स रखो, ताकि आपका वो कैपिटल बैलेंस हो जाए। राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल, जैसे ब्लूबेरी आप जानते हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट शायद हाँ, सुपर फूड अभी उसको कहा जाता है, जो कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा डाइट में खा रहे हैं। करेक्ट। तो मैं भी खाता हूँ। हाँ, बढ़िया है। हाँ। उसको 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये ऐसा उसका किलो का रेट है। तो वो जो ब्लूबेरी की फसल है, अभी हमारे यहाँ पे पास में 50 किलोमीटर पे उस पर काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने बाहर के देश से वैरायटीज़ लाई, तो और वो ठंडे के जगह पे उन्होंने करके दिखाया है। तो मान लीजिए कोई पहाड़ी में है तो वहाँ पे वो ब्लूबेरी कर सकता है। तो ऐसे नए नए जो चीज़ें आ रही है तो वो अडॉप्ट करना है, जो हमारे कॉमन के साथ। अब स्ट्रॉबेरी तो पहाड़ी में होती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का रेट रहेगा नहीं जब सबका आएगा, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव हमेशा देखना चाहिए फार्मिंग में। तो आपने ब्लूबेरी बोला 700-800 रुपए केजी जाता है। हाँ, राइट। ग्रोइंग कितना कॉस्ट होता है उसका अप्रॉक्स? ब्लूबेरी का एक प्लांट का कीमत होता है 700-800 रुपये, इम्पोर्टेड प्लांट का 700-800। पैसा कैसे कमा रहा है? पैसा कैसे कमाते हैं मैं बताता हूँ। 1 एकड़ में आपको लगते हैं 2500 से 2000 प्लांट्स, और पर प्लांट आपको 2 से 3 किलो यील्ड देता है। ठीक है, साल में केवल 2 से 3 ही किलो आता है। अच्छा। लेकिन पर प्लांट आपको अगर 1000 रुपये किलो पकड़ ले तो एक प्लांट से 3000 होता है। तो 2000 प्लांट से कितना हुआ आपका? 2000 इंटू 3000 रुपये, 60 लाख की ज़्यादा मैथ्स थोड़ा बताता हूँ, इंटू, हाँ 60 लाख, राइट। करेक्ट। 60 लाख में आपका खर्चा होता है इसमें 20 से 25 लाख। तो आपका 30 लाख के आसपास खर्चा बच जाता है, अगर 3 किलो आया तो। अगर नहीं आया तो अगर 1 किलो भी आ गया कॉस्ट निकल जाएगा, तो 30 लाख रुपए तो आपका हो जाता है। तो ऐसा हिसाब है ब्लूबेरी का। लेकिन ब्लूबेरी आपको आपके एरिया में पहले ट्राई करना चाहिए, आती है कि नहीं आती है। अब ब्लूबेरी हीट वाले एरिया में भी कुछ नई वैरायटीज़ है, तो ऐसा नया एक्सपीरियंस जो इनोवेशन है, नया जो नई चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नई चीज़ देखनी चाहिए अब किसान को। पहले सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, ट्रायल करो। 4 प्लांट लो आप आपके फार्म पे लगा के देखो, अगर आपके फार्म पे आ रहे हैं, आप उसमें सक्सेस है तो और लगाओ और बड़े स्केल पे जाओ। अगर आपको 100% लगता है कि उसमें सक्सेसफुल होगा तो आप कर्जा भी उठा सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि रिस्की, आप बिना सोचे डायरेक्टली लगा दोगे तो उसमें लॉस होगा और लोन भी उठाया रहता है आपने, फिर वो आपको सुसाइड की केस है
या प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको वहां दिख से रहा है। वो, इसलिए लोग को लगता है कि वो किसान ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। हाँ, ये जो साइड इफेक्ट है, ये जो आपने देखा कि बिना सोचे कुछ भी कर डाला, ये नहीं होना चाहिए फार्मिंग में। अगर आप कोई एक बिजनेस खड़ा करते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, तो आपको पता रहती है कि मोबाइल में इतना इतना हमें खर्चा होने वाला है, इतना इतने में हम बेचेंगे, इतना इतना मार्केटिंग होगा और ऐसे बेचेंगे, बराबर। इतना पैसा आना है। ये कोई फार्मिंग में करता है? नहीं करता है। असली प्रॉब्लम आप कह रहे हो खेती का यही है, लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशंस थोड़ा भी नहीं है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं, अगर आपके खेत में एक आपने फसल लगा दी है तो स्टार्ट से लेके अंत तक आपके पेट्रोल का, आपका लाइट का, बिजली का, सब कुछ एज अ बिजनेस के एंगल से देख के कैलकुलेशंस होना चाहिए। अभी मेरा ये ग्रेप्स का फार्म है, इसमें मेरा 27 लाख खर्चा हुआ है 27 लाख कितना एरिया में? ये 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में 27 लाख विद ट्रैक्टर, विद मल्च, विद ड्रिप, विद Labor, लेबर, सब, ये grape ऊपर का cover, क्रॉप कवर, सब कुछ 27। सबका एक एक चीज का अकाउंट आपके पास है? सब है, सब मेरे पास है, प्रॉपर है। तो 27 लाख अगर मेरा खर्चा हो गया तो मुझे एक साल में ये नहीं चाहिए। मान लीजिए इसकी लाइफ जनरली मिनिमम अगर 10 साल में पकड़ लेता तो पर ईयर 2.7 लाख मुझे इसका कैपिटल, मेरा जो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, उसमें 2.7 लाख मेरा आएगा। फिर रनिंग कॉस्ट पर ईयर 3 लाख से, फिर मेरा रनिंग कॉस्ट 3 लाख निकालूंगा, यानी कि 5.5 से 6 लाख मेरा ये फिक्स मेरा हर साल निकलना चाहिए। और उसके ऊपर जो मुझे मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। अगर मेरा हर साल अगर 12 से 15 टन यील्ड आता है और वो 100 रुपये से जाता है तो 15 लाख होगा, तो आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख प्रॉफिट। हाँ राइट, मिलेगा। तो मेरा पर मंथली कितने साल तक ये 10 साल तक चलेगा। तो 10 साल में आदमी 80 लाख खेती से कमा सकता है? हाँ, इजीली कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल का जो है वो मार्केटिंग। आप कैसे कर रहे हो? आप कर रहे हो अभी? आपका तो सोशल मीडिया, ये मैं सब के बताता थ्रू हूँ, होता उसके ऊपर होगा। भी आता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ है, वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैलकुलेशंस की पहली स्टेप है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशंस नहीं किए, डायरेक्ट कूद गए, आपने लोन उठाया, लोन नहीं फेड पाएंगे, कर्जा मुक्त नहीं हो तभी पाएंगे, किसान वो प्रेशर में आता है, प्रेशर में आता है बहुत ज्यादा। सुसाइड, ये सब के केसेस। हाँ, जनरली यही होता है मेरे हिसाब से। तो फार्मिंग में यही हुआ है। मैं पिछले कई सालों से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कुछ एरिया में जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे लोग कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप एग्री बिजनेस भी कर सकते हैं। एग्री बिजनेस बहुत है, पोल्ट्री है, फिश है, गोट फार्मिंग है, और आपका बहुत सारे अलग अलग है। एग्री रिलेटेड आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स भी है, सब एग्रीकल्चर के एक ही है। एग्रीकल्चर देखिए, अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर से ही शुरुआत है और एग्रीकल्चर पे ही खत्म होगा। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो कौन क्या खाएगा और कैसे जिएंगे? लोग रियलाइज नहीं करते हैं। वही जो लोग कहते हैं मुझे एग्रीकल्चर में आना नहीं है, वो लोग ये नहीं समझ रहे कि उनके प्लेट पे जो खाना आ रहा है वो किसान के हाथ से आ रहा है। राइट, यह बात आपने सही कही। तो मेन तो इंडिया हो या पूरे देश पृथ्वी में हो, एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैलकुलेशंस से और मार्केटिंग पे जब हम जाते हैं, पहले हमें कैलकुलेशंस करना है, पूरा प्रॉपर खेती करना है, खेती के बारे में सीखना है। अगर आप मोबाइल बनाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो आपको पता है मार्केटिंग इतना करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन खेती में होता क्या है कि हम ग्रो करते हैं और एंड पे आके अटक जाते हैं। पता नहीं बेचना कैसे है, कॉस्ट कैसे कितना डाला उसका आइडिया नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ बीते 5 सालों से। मेरा नेटवर्क बढ़ गया है, कनेक्शंस बढ़ गए हैं, लोगों को पता है कोई मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि पता है अगर इसके साथ फ्रॉड किया तो मैं सब जगह एक्सपोज हो जाऊंगा। तो डरते हैं लोग, डर गए। हाँ, तो वो तो ठीक है, मुझे एक एडवांटेज है उसका। लेकिन आम फार्मर का अगर आ जाता है हार्वेस्टिंग पे, वो ढूंढने लगता है बाद में। मैं तो कहता हूँ जब आप ग्रेप्स लगा दोगे किसान, तो ही स्टार्ट करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अंडरस्टिमेट किया, मुझे लगा कि मैं तो इंडियन फार्मर हूँ, मुझे तो इजीली कोई भी मिल जाएगा ट्रेडर। लेकिन हमें भी तो आपने स्टार्टिंग से उसको ध्यान नहीं दिया? स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया था। मुझे 12 महीने का टाइम था। अगर 12 महीने में स्टार्ट से मैंने शुरुआत किया होता कि चलो अभी मेरा आएगा नेक्स्ट नवंबर में, मैं पहले ही लाइनअप लगा देता हूँ, कुछ यील्ड मुझे बिग बास्केट को देना है, कुछ रिलायंस फ्रेश को देना है। या अच्छा, तो आप इन लोग को बेचते हो? अभी नहीं बेचता हूँ, लेकिन मैंने ये प्लान किया होता और उस अकॉर्डिंग मैंने यील्ड लाया होता तो मैं बेच पाता। अभी नहीं बेच पा रहा। तो अभी बेसिकली आप जो कह रहे हो, किसान को एंड प्लानिंग ध्यान में रखते हुए ग्रोइंग करना चाहिए। उल्टा आना चाहिए हमेशा, रिवर्स कैलकुलेशन। हाँ, पहले मार्केटिंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर क्रॉप, फिर ग्रोथ, ऐसे रिवर्स आना है। अगर आप पहले ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, एंड में आप अटक जाएंगे, आप कूद नहीं पाएंगे। फिर फंस जाता है किसान, फिर फंस जाता है, फिर वो बेच नहीं पाता है, खराब हो जाता है फसल पे रखे रखे। एक सादा किस्सा बताता हूँ, मैंने नहीं देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये वर्स्ट रहा, एकदम खराब। इस साल पहले साल का ही, और पहले साल का खराब रहा। ये अच्छा हुआ मुझे पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है।
क्योंकि मैं ही प्रॉब्लम से ही आदमी सीखता है। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो वो सीखेगा नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा, अगर नुकसान नहीं होगा थोड़ा बहुत तो वो समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। मुझे इस साल ये पता चला कि मुझे 10 महीना पहले से ही मार्केटिंग पे काम करना चाहिए था। इंडियन फार्मर के ग्रेप्स ऊपर मेरे ये क्वालिटी का ग्रेप्स है, कहाँ कहाँ बिकेगा मुझे जाके सॉर्ट आउट करना था पूरा, इनको इनको इतना इतना दे सकता हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा 10 टन यील्ड है और एक ही व्यापारी आके झटके में लेके जाएगा। अगर वो हाथ दे दिया तो आप फंस जाओगे। वही हुआ अभी मेरे साथ। अभी अच्छा, मेरा ऐसा ये हुआ है आपके साथ? हाँ, ये 1.5 एकड़ का फार्म है, अभी यहाँ पे यहाँ तक आधे तक कटा हुआ है और वो कोलकाता का व्यापारी है। ठीक है, उसने कहा कि मैं आपके फार्म पे आऊंगा, 65 रुपए पर केजी अभी आपका यील्ड लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो डन है। उसने मुझे बोला कि ये लो 1000 हमारा डन हुआ। ये एक पॉइंट है कि खेती में कोई लीगल नहीं है, ना एग्रीमेंट हो रहा है, ना नोटरी हो रहा है, होता नहीं ऐसे, बस ऐसे word of मुर्जुबानी होता है। अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ ना कहीं एग्रीकल्चर को चेंज करने के लिए ये लाइव एक्सपीरियंस है मेरा, आपको बता रहा हूँ। मैंने 1000 लिया जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। 1000 मतलब क्या चीज के लिए? मैंने क्या बोलते हैं उसको कि 1000 लिया और डन हुआ, हमारा सौदा डन, डील डन। कोई राइटिंग एग्रीमेंट साइन वाइन नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, तो डील हमारा डन हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे दिमाग में तो है यार मैंने डील डन किया है, लेकिन पता नहीं ये भाग जाएगा, पेमेंट देगा कि नहीं देगा। तो डील टाइम मैंने उसको बोला कि भाई कटिंग होगा, पैसा जितना वजन होगा काटा मैं करूंगा, वजन करूंगा और आप मुझे वेट करने के बाद आप मुझे पैसा दोगे। ये तो डन हुआ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन में मेरा हाफ खत्म हुआ। मेरा लगभग 4.5 टन 5 टन के आसपास आया। 5 टन का उसने मुझे पैसा दिया। और अभी वो अचानक से रात को मुझे फोन आया कि वो बोल रहा है कि भाई मैं हाथ उठा लिया, अब नहीं ले सकता हूं मैं, अब नहीं लूंगा, मेरा कोलकाता मार्केट जाने तक खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बेसिकली वो मार्केट का स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है एज अ फार्मर। मुझे भी नहीं मिल रहा, उस व्यापारी को भी नहीं मिल रहा, उसकी भी गलती नहीं है। अब मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी एग्रीमेंट नहीं किया है, उसने भी नहीं किया है, ना आगे नहीं किया है। डिमांड और सप्लाई और मौसम। अभी दिसंबर की 1 तारीख है, आज आप यहाँ पे हैं, अब आज यहाँ पे बारिश हो रहा है। कौन सोच सकता है कि दिसंबर में बारिश होगा? प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसान, नहीं प्रेडिक्ट। और इस टाइम पे बारिश हो गया तो वो व्यापारी जो लेने वाला है वो भी कहेगा कि यार आपका अंगूर खराब है या मेरा बिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो इसकी शुगर रिवर्स जाती है, क्रैकिंग होने लगता है, सड़ जाता है बेसिकली। हाँ, ये मतलब ये जो ग्रेप्स है यहाँ पे क्रैक होता है। ये अभी तो फिलहाल ये हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैंने 3 से 4 दिन में इसको नहीं निकाला तो ये क्रैक होने लगेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि लोकल का मेरे पास का मुंबई है या सूरत मार्केट है या साउथ का कोई मार्केट है, वहां पे इसमें थोड़ा थोड़ा भर के मैं अभी इसको खत्म करूंगा। तो ये मैं फेस कर रहा हूँ, तो आम किसान कितने फेस कर रहे होंगे सोचिए आप। जबकि आपके पास इतना नेटवर्क है, इतना बैकिंग भी है, बैकिंग है, कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कम पड़ रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी पूरी कम पड़ रही है। तो मैं तो जितना सीख रहा हूँ डायरेक्टली बोलता हूँ, कोई चीज रखता ही नहीं हूँ अंदर कि भाई ये हमें छुपाना है, ये रखना है। जो मतलब क्या बोलते हो, सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मिंग में ये कम होता है। 100 रुपए टमाटर हो गए तो पूरी मीडिया न्यूज पूरा इंडिया में तहलका मच जाता है। और अभी 10 रुपए 20 रुपए का तो वो सच कोई नहीं दिखाएगा कि भाई 10 रुपए हो गया है अब क्या करें, तो वो सच्चाई नहीं आती ना सामने। तो मैं हमेशा हमारे चैनल के थ्रू हमेशा जहां पे भी जो भी मुझे मिलता है कि सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 60 रुपए से बिका है 60 बोल दो भाई, फ्री में गया है तो फ्री में बोल दो। हमने अभी नीचे वाला यहाँ पे इस फार्म पे टमाटर 100 रुपए थे, केवल हमने 1 टन 100 रुपए से बेचा, 1 लाख रुपए कमाए। उसके बाद टमाटर अचानक से 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए हो गए, फिर हमने रोटर चला दिया, मैंने वो भी दिखाया, बर्बाद कर दिया फार्म। हाँ, क्या करे फिर। अब मैंने ये कहानी सुना था कि कुछ किसान है वो कह रहे हैं कि अगर मैं बेचूंगा तो मुझे और नुकसान होगा, इससे अच्छा मैं पूरा अपना ये हटा दूं। अब मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने टमाटर यहाँ पे भरे, मार्केट में भेज दिया, मुंबई मार्केट में। मुझे वहां पे आया 1500 रुपए उस टमाटर का। मैंने भेजे थे 127 कैरेट टोटल, 1500 रुपए आया और उसके बाद गाड़ी भाड़ा भी मुझे देना था। तो वो 1500 गाड़ी भाड़ा गया और एक्स्ट्रा मैंने दिया 1000 रुपए उसको। अब क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस। इससे आप सीखे अब आगे क्या करना है। हाँ, मैंने ये प्लान किया कि भाई मुझे सबके साथ टमाटर नहीं लगाना है। और टमाटर एक ऐसी फसल है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? लेकिन आई नो टमाटर हमेशा न्यूज में भी रहता है, कोई कह रहा है 100 रुपया बेच रहा है, कोई 3 रुपए में बेच रहा है। आपने भी अपना किस्सा बताया। हाँ, मैं अभी विलास सर से भी बात करते, वो भी बोले थे कि ये ऐसा होता है। आपका क्यों एक्सपीरियंस है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेरा मतलब 6 साल का एक एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, एंड तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि मैं इसको क्या ऐसा सोल्यूशन है कि जो हम मार्केट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि मुंबई मार्केट है, इस मार्केट की कैपेसिटी है 1000 किलो टमाटर चाहिए उसको बस। वहां पे जा रहा है 2000 किलो। तो वो व्यापारी क्या बोल रहा है, भाई बहुत ज्यादा आ गया है, वो बस कूड़े के भाव 2 रुपए 3 रुपए पे ले रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी
सिस्टम चाहिए। सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। हाँ, एक बड़ी ऐसी सिस्टम चाहिए जो सिस्टम उसके ऊपर काम कर रही है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और उसका डेटा चाहिए। अभी देखिए आज का ज़माना पूरा डेटा के ऊपर चल रहा है। एक मेरा थॉट है ये, मतलब पता नहीं ये सक्सेस होगा नहीं होगा, या इसके ऊपर लोग बोल भी सकते हैं कि भाई ये पता नहीं। अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो? हाँ, मतलब मैं अपॉर्चुनिटी नहीं, एक बदलने के एंगल से देख रहा हूँ। मतलब कि क्या है कि देखिए सबसे बड़ा इशू है मार्केट फार्मिंग का। उगा लेंगे एक दूसरे को पूछ के, उगा लेंगे आप गूगल पे देख के, बेस एग्रीकल्चर किया है तो आपको जानकारी हो जाती है, खेती की पढ़ाई हो जाती है। लेकिन मार्केटिंग का पढ़ाई कहीं पे नहीं है, ना डेटा है ना एनालिसिस है। अगर आप भी मार्केट में किसान तक ये पहुंचा नहीं, ये सब बात किसान जानता भी नहीं है। किसान जानता भी नहीं है, किसान के पास भी डेटा नहीं है, ना मेरे पास डेटा है, ना किसी के पास भी डेटा नहीं है। तो पहले तो डेटा चाहिए हमें मार्केट का, फिर हमें डेटा चाहिए पॉकेट्स का, फिर हमें डेटा चाहिए स्टेट का, और फिर इंडिया का। तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि एक्सपोर्ट कितना करना है और इंडिया में कितना रोकना है। अभी देखिए ओनियन है, ओनियन का भाव काफ़ी दिनों से गिर चुका था, ठीक है। अभी ओनियन एक्सपोर्ट चालू हो गया, उस पर सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ओके। हाँ, 40% ड्यूटी। अब इस पे अब देखिए रेट बढ़ रहा है, सरकार ने कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल्स भी अलग अलग तरीके से हैं, तो ये कंट्रोल्स नहीं रहने चाहिए मार्केट के ऊपर। क्या सरकार जो कर रहा है उससे किसान को मदद हो रही है, या लाइक व्हाट्स द सिचुएशन, लाइक क्या तकलीफ पहुंच देखिए रहा है? कंट्रोल, मार्केट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि टमाटर जब भाव बढ़ गए तो इंपोर्ट किया, वो कंट्रोल हो गया, वहां पे नुकसान हो गया किसान का। दूसरी बार अभी ओनियन जब यहाँ पे से एक्सपोर्ट चल रहा था, उसके ऊपर सीधा सीधा 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो कभी कभी सरकार का कंट्रोल अच्छे साइड भी होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत है सरकार, क्योंकि सरकार एक साइड से फार्मर्स को ड्रिप पे सब्सिडी दे रही है, पॉलीहाउस पे सब्सिडी दे रही है, कवर्स पे दे रही है, वो भी काम अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हद तक हमें मतलब सबको देखना चाहिए, हम फार्मर्स को भी, हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को भी, और सरकार को भी, कि हम मार्केट के ऊपर किस तरीके से काम करके एक मिनिमम जो एमएसपी होती है, मिनिमम एक प्राइस हर चीज़ को अगर हम डेवलप कर सकें, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकें, जिस स्ट्रक्चर से अगर माल यहाँ पे ज़्यादा हो गया, कि कौन से ऐसी कंट्री है जहाँ पे उसको हम बेच सकते हैं, कौन सा उसको पोर्ट पास में है या शिप से भेज सकते हैं, या जो भी चीज़ से कर सकते हैं। तो कोई मतलब अस्त व्यस्त है पूरा एग्रीकल्चर, सच बात कहूँ तो। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा अलाइन करके लोगों को साथ में लेके कुछ बड़ी कंपनियां बना ली है, काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी का एग्रीकल्चर थोड़ा अस्त व्यस्त है। और उस अस्त व्यस्तता की वजह से क्या हो रहा है कि किसान पैसा नहीं कमा पा रहा है। एवरेज फार्मिंग का मेरा अनुमान है 3 साल में एक क्रॉप को 2 बार रेट मिलता है। अगर उस साइकिल में वो मिल गया तो ठीक है, अगर उस साइकिल में वो नहीं पकड़ पाया तो लंबा लॉस हो जाता है। आपको मैं बताता हूं, कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं, उसने पूरे घर के गहने बेच दिए अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, अपने बीवी के खुद के गहने बेच दिए अपने आप को बचाने के लिए, और वो गहने तक अभी तक ले नहीं पाया। मतलब लाइव एग्जांपल मेरे पास बहुत है। आप जानते हो इन लोग? जानता हूं मैं उन लोगों को, कि उन्होंने घर का सब कुछ बेच दिया है, फिर भी कर रहे हैं। मेरे तो ये पैशन समझ में नहीं आता एग्रीकल्चर का, लोगों के अंदर इतना कहाँ से पैशन आ जाता है कि पैशन, ये क्या है, ये पैशन है या मजबूरी है? मैं आपसे पता नहीं यार, ये नहीं समझ पाऊंगा मैं भाई साहब। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आके एक तरीके से मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि लोग और कुछ जानते नहीं है, बाकी शायद उतना दुनिया देखा नहीं है, एक तरीके से हमेशा से खेती करते आ रहे हैं, और जब खेती नहीं आपको रिवॉर्ड दे रही है तो आपको और ऑप्शन क्या है? और मुझे तो मतलब अटक जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। अटकना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपको, मैंने ये नहीं कहूँगा कि आप एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी इंडिया एग्रीकल्चर है, हमें खाना पीना पूरे दुनिया को एग्रीकल्चर है, कुछ भी एग्रीकल्चर बदल जाए, एग्रीकल्चर रहेगा। लेकिन आपको ना एक अगर लगता है कि आप इस फसल में पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आपको क्रॉप पैटर्न चेंज कीजिए, कुछ सिस्टम बदलिए, एग्री बिजनेस कीजिए। किसान ना एक ही चीज़ में स्टक हो जाता है। अब मेरा भी एक एग्जांपल था कि मैं हमेशा शिमला ही लगा रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप मान लीजिए कोई एक बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो क्या करता है, 10 शेयर लेता है, बराबर। वो सोचता है 10 में से 2 बूम होंगे, 8 जीरो भी रह जाएंगे, तो 2 बूम वाले मुझे पैसा देके जाएंगे। हेजिंग, उसको हेजिंग कहते हैं। राइट, एग्जैक्ट, एकदम आपने मार्केट वाला वर्ड बताया। अगर मान लीजिए वही हेजिंग फार्मिंग में भी करे वो लोग, अभी वही कर रहा हूँ मैं। मेरे फार्म पे कुकुम्बर है, कैप्सिकम है, टमाटर है, ग्रेप है, शुगर केन है। इस तरीके से अगर एक क्रॉप अच्छा ना भी जाए, तो आपके बाकी क्रॉप्स बचा लेंगे आपको। हाँ, कुछ ना कुछ सपोर्ट देंगे। ऐसा तो नहीं रोड पे आएंगे हम लोग, गहना तो नहीं बेचना पड़ेगा हमें,
आई थिंक जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसका ऋतुराज शर्मा ने बहुत अच्छे मुझे बताया था कि खेती भी स्टॉक मार्केट की तरह होता है। आप वेदर को कंट्रोल कर तो सकते नहीं है, तो यहाँ अगर बर्बाद हो गया तो किसान यहाँ से तो सिक्योरिटी पा सकता है। वही मॉडल पे वो भी काम कर रहे हैं, जो सेम चीज़ आप भी कर रहे हैं। तो इससे आपको दिखा है इम्प्रूवमेंट कि आप ज़्यादा सिक्योर फील कर पा रहे हैं? एब्सोल्युटली, मतलब सिक्योर फील तो होगा ही, क्योंकि क्या है कि आप अगर आपके पास 5 एकड़ का फार्म है, हमारे इंडिया में एवरेज लैंड जो है 2.5 एकड़ है पर फार्मर बराबर। उसमें वो 5 फसल कर सकते हैं, हाफ एकड़ के। मैं बड़ा एग्जांपल मेरा भी नहीं लूंगा ना, या ऋतुराज शर्मा जी है उनका भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो भी बड़े स्केल पे करते हैं, उनका स्टार्टअप है। मेरे पास 10 एकड़ मेरे घर का फार्म है, तो वो ही मैं करता हूँ। हर फार्मर के पास तो इतनी जमीन है नहीं है, सच्चाई वही है। एज पर डेटा हम बात करें, जो 2.5 एकड़ का हिसाब है पर फार्मर को जमीन आती है डिवाइड करने के बाद, अगर उसमें हम हाफ एकड़ भी पकड़ ले, मान लीजिए कोई बंदा सिटी के पास में रह रहा है, ठीक है, उसने लेट्यूस कर लिया, आइसबर्ग क्या बोलते हैं, लेट्यूस है, ब्रोकोली है, एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स उसने लगा दिए, उसको थोड़े से जमीन में हाफ एकड़ में, हाफ में अलग, हाफ में अलग, हाफ में अलग, उसने वर्टिकल फार्मिंग को कन्वर्ट कर दिया। हाफ में 1 एकड़ की फार्मिंग आप कर सकते हैं, वर्टिकल में खड़े में आप, करेक्ट। वो भी कम से कम जुगाड़ लगा के कर सकते हैं आप। बाम्बू का इस्तेमाल कीजिए, सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, खर्चा कम करने की कोशिश कीजिए। फार्मर को ये कॉस्ट कटिंग करना ही नहीं है, फार्मर को सीधा उठाना है, साथ लगाना, ऐसा नहीं करना है। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये फार्म खड़ा किया है, हमने हमेशा देखा कि कम से कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। मैंने 27 लाख रुपए खर्चा किया है इसमें मैंने लोन भी उठाया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, क्योंकि फार्मिंग में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और बड़े स्केल पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भी आप लोन भी लेते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें आगे निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हमें पीछे जाके डेटा देखना है। तो मैंने क्या किया था, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये फार्म मैंने खड़ा करने से पहले हमारे यहाँ पे पास में हमारे फ्रेंड है, उन्होंने ये किया है ग्रेप्स का। हाँ, ग्रेप्स का। ये 3 साल का डेटा मुझे खड़े खड़े मिल गया। मैंने 3 साल फॉलोअप लिया उस फार्म का, मैं गया देखा किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो 3 साल के डेटा में 2 साल उनका फुल प्रॉफिट में गया था। ओके। और इस साल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह, डिसीज की वजह से खराब हो गया। तो एटलीस्ट 4-5 साल में 2 साल तो लंबा प्रॉफिट उनका मुझे दिखा। तो डेटा है मेरे पास, उस डेटा पे मैंने काम कर लिया। तो सारे फार्मर्स को ऐसे ही करना है। हाफ एकड़ भी कर रहा है तो उस मंडी का, उस सिटी का डेटा लेना है। उस सिटी में कौन से टाइम में क्या स्टडी करना, बेसिकली वही बात पे आ जाते हैं। पढ़ाई करो पहले, एजुकेशन अंत में वहीं पे आ रहे हैं आप भी और मैं भी। बिल्कुल, हमारे दोनों का वही, मैं स्टार्टिंग में भी वही बोला था। आपका भी वही ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी वही ऑब्जेक्टिव है कि किसान तक एजुकेशन, डेटा, ये सारी चीज़ पहुंचे ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। हम नहीं चाहते कि किसान तकलीफ में रहे, हम नहीं चाहते कि किसान कम पैसा कमाए, और सरल भाषा में पहुंचे। एग्जैक्टली, सरल भाषा जो आप हिंदी में कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में करते हैं, लेकिन हिंदी ऐसी है कि पूरे इंडिया में सब लोग समझ सकते हैं। जी जी जी। तो सरल भाषा की भी एक लहजा है। मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं खड़ी हिंदी भी नहीं बोलता हूँ और ज़्यादा देहाती भी नहीं बोलता हूँ, बीच में हिंदी बोलता हूँ जो लोग सब लोग समझ पाते हाँ, हैं। सब, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक। साउथ में 1-2 स्टेट है वहाँ पे नहीं समझ पाते, बस उसके लिए सबटाइटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चलेगा लेकिन वो समझ लेते हैं। लेकिन अगर सरल भाषा में जितना आप बोलते हैं लोगों के, उतना दिल में आप जाते हैं, और लोगों को अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं सरल भाषा में, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, स्पेशली किसानों पर। चाहे आप इन्फ्लुएंसर किसी भी चीज़ के हो, ये मैंने देखा है। करेक्ट। मेरा मानना है, आपके जितना भी कंटेंट देखा हूँ, आपको जितना भी समझा हूँ, कि आपके लाइफ में इंटरनेट बहुत ही काफ़ी बदलाव लाया, राइट? मैं कह सकता हूँ कि लोग संतोष यादव को जानते हैं थ्रू इंडियन फार्मर। वो किसानी में जो आप सक्सेस कर पा रहे हो, दे आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल, राइट। आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहा है यूट्यूब, इंटरनेट? लाइक आई थिंक इट्स प्लेड अ ह्यूज रोल। उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? हाँ जी हाँ। जब मैं 2016 में यहाँ पे नहीं था, मेरे फैमिली बिजनेस में यूपी में था, उत्तर प्रदेश में, तब जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो सर्च भी इंटरनेट पे कर रहा था। तब यूट्यूब बफर होता था, ऐसे बफरिंग गोल 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 होता था, तो प्रॉपर नहीं चलता था। उस टाइम पे भी मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता था, देखता था। पढ़ाई के लिए? हाँ, एग्रीकल्चर का नॉलेज समझने के लिए। आपने जो भी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ यूट्यूब से सीखा होगा, मैं गेस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इंटरनेट ने आपको पढ़ाया भी है और आपको बनाया भी है। और अगर आप इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो गलत भी है। लेकिन गलत कैसे? गलत मतलब कि आप गलत पोस्ट कर रहे हैं, गलत नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ गलत प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं जो एक ही बार यूज़ है उसके बाद खराब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है। कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं
जो इंटरनेट थ्रू ही हो रहे हैं टोटल, हम्म, तो उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अमी क्या बात कर रहे थे अभी? इंटरनेट आपका लाइफ हाँ, इंटरनेट से कैसे बदला? 16 में हमें जब मतलब हम यहाँ पे मैं आने का सोचा, तो पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या कर सकते हैं, तो मुझे 2-3 वीडियो मिले, वो भी न्यूज़ वालों ने कवर किए थे, वो यूट्यूब पे ओके। मुझे मिले। वो क्या थे, वो पॉली हाउस के थे, ग्रीन हाउस के थे। तो मैंने सोचा कि यार ये सही है, थोड़ा कुछ सेफ चॉइस है सेफ साइड है। वेदर के जो भी एक्सट्रीमिटीज है उससे हाँ, आप बच जाते हो। उससे तो सेफ साइड है, और 50% जो है सब्सिडी भी है उसको। अगर मैं उस टाइम पे मैंने 8 लाख रुपए लगाया था 10 गुंटा को, यानी हाफ एकड़ को 16 लाख लगाया था, उसमें मुझे आधा मिल गया था 8 लाख, मेरा इन्वेस्टमेंट 8 ही लाख हुआ था। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था हाँ, और वो मेरा इन्वेस्टमेंट 8 लाख 1 साल में नील हो गया था। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 100% मुनाफा आपको देता है? यानी कि 8 लाख लगाया, 8 लाख मेरा खत्म हो गया, मतलब बराबर जीरो हो गया। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर वगैरह तो वो चलता रहता है 10 साल 5 साल, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने इंटरनेट से ही शुरुआत किया था, आज भी जो है इंटरनेट से ही हूँ। मतलब आज के ज़माने में खाना पीना रहना और उसके बाद इंटरनेट, चौथी चीज़ ऐसी आ गई है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। तो आप सजेस्ट करते हो कि और लोग, किसान भाई, इंटरनेट लोग और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आएँ, खुद को प्रमोट करने की कोशिश करें? जी हाँ, मैं तो हमेशा जहाँ पे भी मतलब फार्मर्स एग्जीबिशंस रहते हैं, या हमारा फार्मर्स का मीटअप रहता है, हम लोग मिलते हैं फार्मर्स कहीं कहीं पे, अगर कोशिश होता है। अभी मैं नासिक गया था कृषिथॉन एग्जीबिशन के लिए, तो वहाँ पे मैं मीटअप लिया था हमने एक छोटा सा, कि मैंने बताया कि मैं कृषिथॉन एग्जीबिशन में आ रहा हूँ, आप लोग आइए, वहाँ पे मिलते हैं। तो कम से कम वहाँ पे 400-500 फार्मर्स से मिला मैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो 2-3 घंटा था वहाँ पे। बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ये हाँ, लोग आपको इंटरनेट के थ्रू ही जानते हैं। हाँ, जो भी है मैं इंटरनेट की वजह से ही हूँ। और इंटरनेट का इस्तेमाल मैं तो कहता हूँ एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनेट पे एग्रीकल्चर की जानकारी 2018 में बहुत कम थी, और अभी भी कमी है, मैं तो कहता हूँ। जबकि बाकी सारे चीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत है। अभी हमारे एलन भाई ने मुझे बताया था कि MBBS अगर आपको डॉक्टर सीखना है, तो एक वेबसाइट डाल के पूरा आप डॉक्टर बन सकते हो। ऐसा मैंने सुना है, मैंने ये कहा सही है, लेकिन एग्रीकल्चर का नहीं है। तो वो है बात ना, उस एग्रीकल्चर को एक नज़रिया जो है वो सही नहीं है। अब सिंपल आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में अगर कोई एग्रीकल्चर लड़का खेती कर रहा है, तो उसको शादी नहीं होता है, अच्छा, लड़की नहीं दी जाती है। ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है भी है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे राज्य में है, राजस्थान में है, MP में है। वही है ना कि पैसा नहीं मिलेगा, लड़का किसान है तो शादी नहीं होगा। शादी नहीं होगा, तो वो दिक्कत है थोड़ा सा। डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, ऐसा क्या? हाँ, डॉक्टर इंजीनियर या जॉब या IT में होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। फार्मर है तो लड़की नहीं देना है भाई, क्योंकि ये कमा नहीं पाएगा, वहीं पे वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल मैं भी हूँ, मेरा शादी में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, आपका शादी हो गया हाँ, ना? शादी हो गया, एक छोटी बच्ची है 11 महीने की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शादी होते समय मेरा भी यही हुआ कि भाई कर तो रहे हो अच्छी खेती, लेकिन कमाते कितना हो। तो कन्विंस करना पड़ता है। और आज के ज़माने में जो यंग जनरेशन आ रही है खेती में, उनको वही करना पड़ेगा। जो आप खेती कर रहे हो उसको, आपका पोटेंशियल क्या है वो लड़की वालों को बताना पड़ेगा, भाई मैं इतना कमा सकता हूँ। एक खेती में पैसा है? आपसे पूछना चाहूँगा, खेती में पैसा है? हाँ है, एवरेज है। हर साल आप नहीं कमा पाएंगे, तो लोग, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। हर साल कमा सकते हैं, वो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, मेथड्स अलग हैं, कैलकुलेशन उसके अलग है। लेकिन एवरेज 3 साल में अगर आप इस क्लाइमेट में करते हो, तो एवरेज 3 साल में आपको 2 साल तो प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल लॉस होगा। सो आप जैसे बोल रहे हो कि खेती में 3 साल में से बस 2 साल प्रॉफिट होता है, कई सारे यंगस्टर्स और लोग ये बात सुन के शायद घबरा जाएंगे। तो आपको लगता नहीं है इसलिए वो शायद फार्मिंग में ना आना चाह रहे हैं? एक्चुअली सच कहूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मैंने फार्मिंग को स्टार्ट किया था, मुझे निगेटिव चीज़ें कोई बताता ही नहीं था। जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये पता चला है कि 3 साल में 2 साल प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल लॉस होना ही होना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स, आपका ये आप ओपन फील्ड का बात कर रहे हो? लेकिन ओपन फील्ड हो या क्लोज फील्ड हो, ग्रीन हाउस में तो, लेकिन आप क्लाइमेट, ग्रीन हाउस में पेस्टिसाइड्स का इशू होता है, आपको निमेटोड का इशू होता है। इशू है हर जगह पे रहता है। आप पॉली हाउस पकड़िए या ओपन फील्ड पकड़िए, हर जगह पे है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग सिक्के के दोनों पहलू नहीं दिखाते। आपको एक साइड दिखेगा हवाबाजी वाला, कि फ्रेश वाला दिखेगा, भाई ये तो बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है, न्यूज़ पे आएगा, इधर आएगा उधर आएगा, यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस आएंगे कि 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़। दूसरा बाजू कोई नहीं दिखाता कि भाई लॉस भी होता है इसमें। बिजनेस में भी ऐसे ही रहता है, उतार चढ़ाव। फार्मिंग में सेम वैसा ही है। 3 साल में 2 साल आपको प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल लॉस होगा, लेकिन उस लॉस के लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सच्चाई जरूरी है सबके सामने। यही पॉइंट है कि लोग के सामने रियलिटी दिखाएं। हाँ, अगर आ रहे हो तो फार्मिंग में यू शुड एक्सपेक्ट दिस। हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके खेती में
पर एकड़ अप्रॉक्स आप कितना कमा पाते हैं, और जो आप ये 3 साल का नंबर दे रहे हैं वो कैसे एवरेज आउट होता है? अब ये देखिए कैसा होता है, मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मैंने ये फार्म पूरा ढाक के किया है, इसमें मैंने समझा है कि 5 साल में एक बार मेरी फसल खराब होगी। वो किस वजह से? लेबर का इश्यूज हो जाएगा कहीं पे, या प्रैक्टिसेस मेरी गलत हो जाएंगी, कुछ ना कुछ गलत होता है। ये क्लाइमेट है या पूरी सिस्टम है, ये मशीन नहीं है। ये पूरा हाथ से करना है, मैनुअल वाला सिस्टम है, धीरे धीरे करने वाला सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा आपके हाथ से, ये पक्का है, ये लिखित है। तो इसको आप माइक्रो मैनेजमेंट में जाके थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको 2 साल में एक बार लॉस होगा। मान लीजिए सिंपल, मुझे हर साल इस ग्रेप्स में 10 लाख मिलता है, ठीक है, 10 लाख मिलता है मुझे पर एकड़। हाँ, पर 1.5 एकड़ है, लेकिन पर एकड़ का मान लीजिए 10 लाख पकड़ लीजिए, चलिए 15 लाख तक आता है, लेकिन 10 आप पकड़ लीजिए पर एकड़ अगर मिल जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर पकड़िए। 10 लाख, 3 साल का 30 लाख मुझे हो गया, ठीक है। पर साल का मेरा 30 लाख हो गया। फिर एक साल मुझे नहीं मिलेगा, ओवरऑल मुझे मिलेगा 20 ही लाख रुपए, बराबर। फिर मुझे ये मैनेज करके चलना है कि अगले 3 साल में भी यही होने वाला है। तो वो 20 लाख में 20 लाख में प्रॉफिट बोल रहे हो आप? हाँ, प्रॉफिट आप पकड़ सकते हैं। वो क्योंकि कवर ढाका है, रेट अच्छा मिलता है, 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो जाता है, कभी कभी एक्सपोर्ट भी बेच सकते हैं। एक बेसिक आप कॉस्ट पकड़ सकते हैं, 10 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें टोटल अगर मैं पकड़ लूँ, सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, पर एकड़ में 1200 प्लांट आते हैं, ठीक है, ग्रेप्स के। अगर पर प्लांट अगर आप मान लीजिए इसमें 10 किलो यील्ड तो आ सकता है 15 किलो तक, अगर 10 किलो यील्ड पकड़ लीजिए और पर 1 केजी 100 रुपये पकड़ लीजिए, तो आपका पर मैं शायद मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल तरीका। 1200 प्लांट्स, पर प्लांट 10 केजी, 12,000 किलो हो गया, 12 टन हो गया, इंटू अगर 100 रुपये से पकड़ ले तो 12 लाख, ठीक है। 12 लाख का आएगा। उसमें से रनिंग कॉस्ट पर एकड़ की 2 लाख है, ओके। रनिंग कॉस्ट, स्ट्रक्चर का हमें एंड में देखना है, 10 साल के लिए हमारा है ना वो। तो सिंपल हर क्रॉप में ऐसे ही होता है, सिमिलर रेंज। हाँ, सिमिलर रेंज। सादा भी एग्जांपल तुरंत में बता देता हूँ आपको। तो 10 लाख 10 लाख, 3 साल का 30 लाख हुआ, एक साल का हमने मान लीजिए उसमें से कुछ नहीं मिला तो 20 लाख हमें रहेगा। तो वो 20 लाख हमें अगले 3 साल के लिए सस्टेन भी करना है, और हमें बाकी का हमें खर्चा, घर का खर्चा, खेती का खर्चा, हमें शादी ब्याह वो होता है, सब कुछ मैनेज करना है। तो जैसे हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, टैक्स ये वो क्या बोलते हैं उसको, मनी मैनेजमेंट, वैसे फार्मिंग में भी मनी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। आप बेसिकली फार्मर, तीन टोपी पहने, आप एक किसान भी हो, हाँ, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, एक्चुअली 4, हाँ, फैमिली मैन भी हो, एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्रेन्योर भी हो। हाँ। तो ये सारे बैलेंस करके आपको देखना हाँ, पड़ता जाना है। पड़ता है। अगर साल में आपके 1 एकड़ फार्म है, 1 एकड़ फार्म में आप 3 क्रॉप लेते हैं। मान लीजिए आपने बरसात में ली कैप्सिकम, और उसके बाद आपने लिया जनवरी फरवरी में वाटरमेलन, और उसके बाद आप 2 महीने कोई क्रॉप ले लिए मई में, या 1-2 महीना रेस्ट दिया, 2 क्रॉप ले लिया। 2 क्रॉप में आप 1 एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपए तो बचा सकते हैं साल में। यानी कि अगर 2 लाख अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 12, तो पर मंथ 16,666 रुपये, मतलब 10,000 की जो जॉब दूसरे के जगह पर करते हैं, वो हम अपने फार्म पे 16,000 तो पर एकड़ पर मंथ हम कमा सकते हैं, सारा खर्चा वर्चा निकाल के। एक बात तो मेरा क्लियर है कि एक क्रॉप से फार्मिंग करना काफी रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर वो क्रॉप गया तो फार्मर बर्बाद हो सकता है। तो आप हाँ, कह ये रहे हो, आपको एक कंक्लूजन में सही निकाला है आपने। और एक और चीज मैंने कंक्लूजन जो आपसे निकाला है कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आपने बोला 3 साल में से 1 साल ऑलमोस्ट गारंटीड है कि लॉस होगा, हाँ, एंड उसका रीजन है हाँ, कि वेदर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वेदर है या लेबर है या जैसे आपने समझाया, कोई ट्रेडर का इशू आ गया, बहुत सारा इशू, भाग जाता है ट्रेडर तो उसको मतलब वो सब के लिए भी एक सोल्यूशन आ सकता है। हाँ, बस एंड ऑफ मुझे यही लगता है कि फार्मिंग एक थोड़ा सा अस्त व्यस्त एक सेक्टर है, इसको थोड़ा सा अलाइन अगर हो जाए धीरे धीरे, मैं कहता हूँ ये 10 साल 5 साल में नहीं होगा, या आपको मेरे को 40-50 साल तक काम होगा, लंबे समय तक। या सरकार को या बड़े बड़े लोगों को सब साथ में आके थोड़ा समय दे के और लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा भी करेक्शन होता जाएगा, तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि ये पूरा फैला हुआ सिस्टम को एक जगह पे लाने के लिए इतना आसान नहीं है, आप भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी अकेले नहीं एक आदमी नहीं। आई थिंक इसलिए वो जो एफपीओ मॉडल है वो ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ेगा, ताकि वो सब किसान को साथ में ला रहे हैं, एंड उसके वजह से हमारा जो रिस्क है वो सब भी कम हो रहा है। राइट, जैसे एफपीओ है वैसे ही हम हमारे इंडियन फार्म यूट्यूब चैनल पे भी 4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी है। ऑफ कोर्स, हाँ, तो ये कम्युनिटी की अभी 2 वे चल रही है, बाद में ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं कि भाई सब साथ में आके भी कुछ कर सकते हैं। तो वो आगे की प्लानिंग है हमारी। धीरे धीरे हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से लाइव ट्रेनिंग दे सके हम, एजुकेशन अगेन, हाँ, या कोर्स बना सकें,
अब देखिए पैसा हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे लिए भी पैसा चाहिए। अगर मुझे पैसा है तो मैं और कंटेंट घूम के बना सकता हूँ, या और मुझे भी पैसा कमाना जरूरी है। आगे सच्ची बात बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो बहुत समाज कार्य कर रहा हूँ। नहीं, सबको जरूरत है, सर्वाइवल है सबका। देखिए हम पैसा भी कमा रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं उससे वो बाई प्रोडक्ट जो है समाज कार्य हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज़ में पूरा का पूरा 100% दे सकते हैं, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो ध्यान देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि फार्मिंग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। जैसे कि हमें आपको एक सिंपल थॉट एक चीज़ बताता हूँ। 2 साल पहले मेरे यहाँ पे एक सोयाबीन का फार्मर है, ठीक है। वो लोगों को पता नहीं है कि पर एकड़ वो 25 कुंटल तक यील्ड लेता है, ठीक है। 25 कुंटल बोले तो? हाँ 25 कुंटल यानी कि बोले तो जोड़ के देखता हूँ 25 इंटू 100 2500 किलो, ठीक है। तो जनरली नहीं, मेरा हिसाब चूक रहा है, कुंटल में जोड़ना चाहिए, टन में शायद। काफी मतलब कमा रहा है। मान लीजिए वो सिंपल मैं थोड़ा बताता हूँ आंकड़ा। मैंने वीडियो शूट किए 2 साल हुआ है, उस वीडियो को 2 मिलियन व्यूज आए, ठीक है। जब मैंने वो वीडियो डाला तो मुझे पूरे एमपी से मैसेज आए थे, एमपी स्टेट से, कि भाई ये कहाँ से हीरा ढूंढ के निकाला आपने, कि सोयाबीन का वो एक सोयाबीन का कौन इतना स्टडी करेगा कि एक प्लांट में इतनी फली लगती है, इतने फ्लावर्स लगते हैं, इतना वेट देगा, पर दाना इतना वेट देगा, पर दाना उसको निकालने के बाद सूखने के बाद इतना वेट देगा, मॉइस्चर निकलने के बाद इतना निकलेगा, उसका ऑयल इतना निकलेगा, उसके तो ऑयल भी निकलते हैं, उसका एक्सपोर्ट इतना है, इंपोर्ट इतना है, 10 साल का वो आगे का प्रिडिक्शन बता रहा है। ये सब आपने स्टडी किया? उसने किया है, उसने किया, अच्छा। वो फार्मर ने, और वो लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें एक्सपोज नहीं है अभी तक, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो स्टडी कैसे कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है वो पेपर्स, न्यूज, ट्रेडर मार्केट, ये सारी इंटरनेट, और उसने खुद के अपने फार्म पे 4-5 फार्म किए, एक इस तरीके से प्लांटेशन किया है, एक अलग तरीके से किए हैं। तो वो खुद ही एक एक्सपेरिमेंट का भंडार है आदमी, और वो किसी को पता नहीं था। मुझे ऐसे ही मिला, मतलब एक कनेक्शन से मैं वहां पे गया, उनसे बात किया, मैंने कहा यार इतना सारा स्टडी कब की? उन्होंने बोला कि 25 साल मैंने इसमें दिया है सोयाबीन में। बोला क्या वो सक्सेसफुल है अभी? हाँ, सोयाबीन में सक्सेसफुल है। वो सोयाबीन के खुद का बीज बना के बेच रहे हैं, उनकी वैरायटी बना के बेच रहे हैं, उन्होंने उस टाइप का वो बीज डेवलप किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए एप्पल है, एप्पल पहाड़ियों पे आता था, अभी गर्मी की जगह पे भी आ रहा है, तो ये एक इनोवेशन है, ये पता नहीं था लोगों को, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। तो ऐसे सैकड़ों इनोवेशन और भी होंगे जो हमारे तक अभी आए नहीं है। जैसे अभी हाइड्रोपोनिक्स से भी लोग कर रहे हैं। हाँ, हाइड्रोपोनिक बहुत सारे टेम्परेचर में अलग अलग क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं। राइट, हाइड्रोपोनिक है, एक्वापोनिक है, एरोपोनिक है, कितने सारे प्रकार है। मान लीजिए किसी के पास जमीन भी नहीं है, तो वो अगर अपने घर के गैलरी में वर्टिकल में हाइड्रोपोनिक लगाता है, तो छोटी सी जगह में लेयर हो गया, और उसमें हार्वेस्ट करके वो अपने सोसाइटी में बेच सकता है वहीं पे। लेकिन कॉस्ट आई थिंक ज्यादा होता है क्या? नहीं, देखिए हाइड्रोपोनिक के अलग अलग प्रकार है। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां उसमें काम कर रही है, 10 रुपए का रेट 100 रुपए हो गया है, उसका बना दिया है, रेट है नहीं। अगर वो बंदा खुद से सीख के छोटा सा पाइप लेके उसमें नारियल का भूसा ही तो है, कोकोपीट, उसे भूसे में तो उगाना है। अगर उसको समझ जाए कि भूसे में इतना पानी देना है और उसमें प्लांट लगाने में उसको इतना एनपीके देना है, उसने बेसिक चीजें सीख ली, बहुत आसान है। लेकिन वो क्या होता है कि उसको जाना है फिर बड़े कंपनी के पास, उनसे सारा सेटअप लेना है, फिर लगाना है, फिर बेचना है, वो कॉस्ट बहुत लंबा हो जाता है। अगर वही ना बात आ गई फिर कैलकुलेशंस पे, कि अगर हम समझ ले कि 1 लाख का सेटअप है, अगर मैं जुगाड़ करके 10,000 में बना सकता हूँ तो बनाओ ना 10,000 में, क्या दिक्कत है? क्या उससे रिजल्ट आपको सेम आएगा? एक बार फेल जाएगा ना, दूसरी बार उस पर काम करेगा तब तो आएगा सही से। तो 10,000 फेल जाने, 1 लाख फेल जाने से अच्छा तो 10,000 फेल जाए। पहले बेसिक में करके सीख लो, हाँ, कोई भी बाकी सब ट्राई करो। मैं ये जो फार्म है मेरा, ये मैंने 3 साल डेटा लिया, देखा, फिर मैंने यहाँ पे किया। अभी आप मुझे कैप्सिकम का, कुकुम्बर का, टमाटर का सारा डेटा मेरे पास है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। तो ऐसे आप मान लीजिए एरोफोनिक, एक्वाफोनिक भी करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि एक फार्मर ने यहाँ पे किया है कोल्हापुर के पास में, फिश टैंक्स है। फिश टैंक का वेस्ट, मयंक अग्रवाल उनका नाम है। फिश टैंक्स है, फिश है, उसके अंदर फिश का जो वेस्ट निकलता है उसको उठाते हैं, टैंक में डालते हैं, उस टैंक के ऊपर फ्लोटिंग करता है पूरा। लीफी वेजिटेबल्स जो भी है, जैसे कि हमारा जो भी धनिया है या लेट्यूस है या जो ब्रोकोली है, उसमें वो प्लांटेशन कर देते हैं और वो फ्लोट होता है और वो टैंक के ऊपर ही रहता है। और जो फिश का वेस्ट है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट्स वो उठाते हैं और वो पानी केवल रिसर्कुलेट होता है और पानी के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्वाफोनिक, एक्वापोनिक्स। इसी को कहते हैं एक्वापोनिक्स बोलते हैं। वो पानी का इस्तेमाल करके
पानी के ऊपर केवल खेती चलती है और पानी सक्सेसफुल है मॉडल 100% सक्सेसफुल है। वो सारे मेट्रो सिटीज में 100 ग्राम के 200 ग्राम के पनेट पैकिंग करके वो बेच रहे हैं। उनको मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, उनकी खुद की गाड़ी है, वहां से जाती है पुणे, पुणे से जाती है बेंगलोर, बेंगलोर से मेन सिटीज में जाके वो सप्लाई करते हैं और डेली का यील्ड निकलता है, डेली पैकेजिंग होता है, डेली जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें लोगों को पता ही नहीं है। कौन सोच सकता है कि फिश के वेस्ट से खेती हो सकती है? अगर बता दे तो कहेंगे यार फिश के वेस्ट से उसको न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? तो जाता है, एडिशनल थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वो ऐड करते हैं उसमें और वो सर्कुलेट होता रहता है। ऑक्सीजन उसमें उन्होंने डाल दिया है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, वो उन्होंने बस वो कर दिया, हो गया 100% सक्सेसफुल। इससे क्या आपका क्रॉप भी बेटर हेल्दियर होता है, ऐसा कुछ होता है क्या एक्वापोनिक्स से? नहीं, हेल्थ जैसे सॉइल में आता है वैसे ही वहां पे आता है। लोगों का कहना है कि देखिए, लोगों का कहना है कि सॉइल में अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा। क्रॉप को अगर आप हवा में भी लटका दो और उसको न्यूट्रिशन देते रहेंगे आप, तो वहां पे वैसे ही वो ग्रो करेगा जैसे पानी। न्यूट्रिशन चाहिए बस खत्म बात। हमारे बॉडी को बिना सॉइल के भी तो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। हाँ, हमारे बॉडी को जैसे क्या है कि प्रोटीन चाहिए या फाइबर चाहिए, कार्ब्स चाहिए, जो भी चाहिए, जितना हम उसको देते हैं उतना वो ग्रो करती है। ऐसे इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सब वैसे ही है, सिंपल मेथड है। आपको देख के शायद अभी बहुत सारे यंगर जनरेशंस, हो सकता है पॉसिबली, आई होप कि ये भी इन्फ्लुएंसिंग में आना चाहे, खेती में आना चाहे। तो आपने एक 4 मिलियन सब्सक्राइबर का कम्युनिटी बनाया है। आप क्या एडवाइस देंगे किसी को, जैसे मुझे ही दे दो, कैसे उस एडवाइस देंगे कि मैं इस कम्युनिटी में हम लोग घुस सकें? व्हाट्स द की टू योर सक्सेस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम? उतना ज़्यादा समय भी नहीं लगा, मेरा मानना है, आपका मानना शायद अलग होगा। तो व्हाट इज आपके लिए क्या काम किया? हाँ, मेरे लिए एक सबसे मेजर है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। हाँ, ऑथेंटिक काम करना चाहिए, सच बोल के। जो भी आप इन्फ्लुएंसर में आना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक सच्चा बोलेंगे आप, जो सही है वो बताएंगे, जो गलत है गलत बताएंगे, तो वहां पे आप टिक पाएंगे। बेईमानी नहीं करना लोग हाँ, के साथ। हाँ, और सरल भाषा में जितना जाएंगे उतना आप जल्दी लोगों के पास जैसे आपने पहले भी बोला। हाँ, यही एक मेन मेरा सक्सेस की है कि हम लोगों ने कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस किया और क्वालिटी पे फोकस किया और सच पे फोकस किया। तो ये 3-4 चीजों पे हमने फोकस किया। अब सच्चाई यानी कि सिंपल बात बताता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, अरे यार आप तुम तो फार्मिंग नहीं करते हो, फिर कैसे? तो मैं क्या करता था कि मेरे फार्म पे जो चल रहा है वही दिखाता था। मैं फार्मिंग कर भी रहा हूँ, हाँ, और तुम लोग को दिखा भी रहा हूँ। सिंपल, मैं जो कपड़ा में रहता था, फटा फुटा हो या टोपी पहना हो, जैसे भी था, मेरा फ्रेंड है आकाश और मैंने स्टार्ट किया था। तो वो 2018 में शूट करने के लिए सादा फोन या हमारा एक छोटा सा कैमरा था, वो शूट करने के लिए दोपहर को आता था। तो हम, मेरा जब काम खेत का खत्म हो जाता था तो बोलता था चलो अब शूट करते हैं। तो जैसे कि वैसे, कोई कपड़ा चेंज नहीं है, कुछ नहीं। आज भी अगर मेरा 3-4 साल पहले के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे तो वैसे ही आपको दिखेंगे कि मैं कहीं पे खेत में काम कर रहा हूँ, हमने वहीं पे वीडियो स्टार्ट किया। तो वो नेचुरल लोगों को ज्यादा पसंद है, ना कि आप अच्छा कपड़ा पहन के आओ, वहाँ की फील्ड पूरा साफ सुफ कर दो और प्रॉपर वीडियो वहाँ पे कर रहे। कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको जो सच है, जो अच्छा है, जो रियल है, वो सीधा आप दिखा रहे हैं, या लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ गलत दिखा के मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोटिवेट कीजिए, जब अच्छा है तो मोटिवेट कीजिए, जब गलत है तब लोग को इन्फॉर्म भी कीजिए। हाँ, डोंट मिसलीड देम, उनको गलत बता के कुछ बेचने की कोशिश ना करिए। राइट। मैं यही करता हूँ कि लोग मुझे देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। यंग जनरेशन जो अभी आ रही है वो खेती में आए, खेती करे, खेती बढ़े। क्योंकि एक खुद क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर, फार्मर को एक बिजनेस के एंगल से देखेगा और खुद अगर एक बिजनेसमैन बनेगा तो लंबे समय तक चलेगा ये, और ये बदलेगा। अगर हम, ऐसा नहीं हुआ कि अगर फार्मर ने बिजनेस एंगल से खेती को नहीं देखा तो ये बदलेगा कभी नहीं, फिर यही रोना धोना चालू रहेगा। वही मैंने जो आपने बोला एकदम सही बात है। जब मैं बाहर घूमा, मैं देखा दे ट्रीट एवरी फार्म या ओपन फील्ड हो, पॉली हाउस हो, लाइक उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। और जो भी सेटअप है लाइक अ प्रॉपर बिजनेस एंड ऑफिस बनाते हैं, क्योंकि वो अपने खेत को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंडिया के बाहर के बता रहे हैं? इंडिया के बाहर। अच्छा। तो हम, मुझे लगता है ये एक सीखने की चीज़ है कि यहाँ भी हम अपने जो फार्म है उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करें, अपने जो किसान है एज एंटरप्रेन्योर्स ट्रीट करें, ना कि उनको एज अ गरीब आदमी देखे। खुद को, किसान को भी प्राइड होना चाहिए, मैं किसान हूँ, मैं ये किसानी का बिजनेस करता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे कि लोगों को लगा कि यार मतलब ये इंडियन फार्मर हवा में बात कर रहे हैं, या ऐसा लगता है लोगों को, यार ये क्या पॉसिबल है, क्या फार्मर एक साथ आ सकते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ सिंपल, पहले 2 लोग साथ में तो आ जाओ, 2 लोग आ जाओ, 2 लोग साथ में करो। आ गए ना हम लोग। हाँ, जैसे हम लोग आ गए वैसे लोग भी आ सकते हैं। 2 लोग आ गए, 2 से 3, 4 से 5, 6, प्रोसेस को लंबा होने तो चलेगा, लेकिन राइट वे से जाने दो, वो चलेगा। प्रोसेस लंबा होगा तो चलेगा, लेकिन राइट वे से जाना चाहिए। अगर प्रोसेस ही आपका गलत है
वे भी गलत हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हम्म। मैं बहुत वर्स्ट केस से बहुत निकला हूँ, बहुत सारी कंटिन्यू 2-2 साल मैंने लॉस खाया है। आपका सबसे लो पॉइंट क्या था, मतलब आपके सबसे बड़े स्ट्रगल क्या थे? मेरा तो लो पॉइंट ये था कि पहली चीज़ तो घर वाले 100% मुझे मना कर रहे थे कि खेती मत करो। दूसरी चीज़, जब मैंने खेती किया दूसरे साल बहुत लंबा लॉस में घुस गया मैं। कोविड के टाइम पे मैं बहुत लॉस घुस गया 20 में। उस समय आई थिंक काफ़ी किसान को काफ़ी नुकसान हाँ, हुआ। बहुत नुकसान हुआ। कोविड के टाइम में मेरा 3-4 एकड़ रेडी था, 10-15 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था। मेरा यील्ड मार्केट में गया नहीं, तो बहुत लो फील था उस टाइम पे कि यार ये फार्मिंग ऐसा है कि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर से खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं यार, है इसमें तो है, लेकिन ये अभी सबको ही दिक्कत है, हमें नहीं है, सबको दिक्कत है, तो इससे सस्टेन करना ही पड़ेगा। तो हमने किया 2020 के बाद 21, 22, 23 हमने सोशल मीडिया पे भी फोकस किया, किसानों को अवेयरनेस के लिए फोकस किया। मैंने पर्सनल खेती में फोकस किया, पर्सनल जो चीज़ें हैं वो सीखने में भी मैंने फोकस किया। तो सारी चीज़ें हमने देखी लगभग ये कोविड के 3-4। समय लेकिन आपने अपना यूट्यूब चैनल कैसे चलाया? हाँ, कोविड के टाइम पे हमने चला रहे थे हम, धीरे धीरे चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन कर रहे थे हम कंटेंट, क्योंकि फार्मिंग उस टाइम तो बंद हुआ नहीं था। फार्मिंग तो चल ही रहा, आप हाँ, खेत पे आके शूट करते हाँ थे? कर रहे थे, क्योंकि हम इतना रिमोट में हैं अभी यहाँ पे। गांव खेत हमारा 2 किलोमीटर का अंतर है, तो इजीली हम आके शूट कर सकते थे, तो उतना दिक्कत नहीं है। पहले कोविड में थोड़ा आया था, लेकिन दूसरे के बाद उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे ज़्यादा हम डेडिकेटेड नहीं थे, अगर सच कहूँ तो। लेटेस्ट में 2 साल में ज़्यादा हमने डेडिकेटेडली हम ज़्यादा काम मेहनत कर, किया। हाँ, मेहनत ज़्यादा किया, कंटेंट ज़्यादा बनाने की कोशिश की, इंडिया घूमने की हमने कोशिश की, और आगे भी चलेगा, इंडिया के बाहर जाने की भी कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसा नहीं कि बस यहीं की खेती हम दिखा रहे, बाहर की भी दिखाना ज़रूरी है। तब लोग समझेंगे कि बाकी देश में क्या हो रहा है, हाँ, तभी वो अवेयरनेस करने आएगा। में भले टाइम लगे, उसमें पैसा बहुत है, लेकिन एक पता तो चले यार, उससे मोटिवेट होगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि चलो बाहर ऐसा हो रहा है तो हम कुछ तो ट्राई करते हैं। करेक्ट। सोच तो बदल सकते हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। सोचोगे तो करोगे, करोगे तो कुछ पाओगे। तो आगे नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, आगे क्या विजन देख रहे हो आप? नंबर 1 आपका पर्सनल भी बता दो, और एग्रीकल्चर आपको क्या लगता है किस दिशा में जाएगा अभी? मुझे तो लगता है एग्रीकल्चर तो, जैसे मैंने 3-4 बार को आपको बोला, अस्त व्यस्त है, वो थोड़ा सा अलाइन करने का हमारा प्लान है। और जो यंग जनरेशन है या कम्युनिटी हमारी जो आ रही है फार्मिंग में, उनको एक अच्छा नॉलेज जा सके, ये हमारा एजेंडा है। उनके लिए हम कोर्स बना सके, या उनके लिए जो भी हम कर सके, वो हमारा भविष्य में जाके कोशिश है। और फार्मर्स साथ आना ज़रूरी है, जैसे हमारा पूरा पॉडकास्ट का कंक्लूजन आया ही है। और एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जो कभी ना बंद हुई है ना होगी, आप भी जानते हैं। हो ही नहीं सकती ना, जिस दिन एग्रीकल्चर बंद उस दिन इंसानियत खत्म। हाँ, ये तो फिक्स है। तो एग्रीकल्चर तो कभी रुकने वाला नहीं है, कभी थमने वाला नहीं है। बस इसमें जो काम लोग कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एंड तो पैसे पे ही आता है। अगर पैसा है तो वो हैप्पी है, उसकी फैमिली हैप्पी है, सब लोग हैप्पी है। तो पैसा मिलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे हमने बोला, आपने बताया कि अगर पैसा चाहिए तो नंबर 1 एक चीज़ मैंने सीखा है कि क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन वो सब स्टार्ट करो। आधा जो आप आधा एकड़ में टमाटर करो, आधा एकड़ में कैप्सिकम करो। दूसरा, बाकी किसानों को शेयर करो, तुम क्या सीख रहे हो। जैसे आपने ग्रेप कवर बताया, आप लोगों को बता रहे हैं, भाई किसानों के साथ आओ, हाथ मिला के काम करो, कोलैबोरेशन, जैसे हमने कहा कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, तभी ये इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। और आज का सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट तो मार्केट ही है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हाँ, और मार्केट भी डेवलप होना ज़रूरी है। मार्केट बहुत, तो मेरा तो ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एजेंडा ये सबका होना चाहिए कि हम हमारा जो उत्पादन ला रहे, मैन्युफैक्चरिंग हम करके जो बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग ही बोल सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक दिन में तो बनता नहीं है। प्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ, यूनिट ही है, इसमें जो प्रोडक्शन निकल रहा है, इसको बेचने को सीखना सबको चाहिए। क्यों लोग को लगता है ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं, क्योंकि मशीन नहीं दिखते ना, वो समझ नहीं रहे कि मशीन ही किसान है। हाँ, किसान ही सब कुछ कर रहा है, एंड टू एंड प्रोडक्शन। हाँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए कि बेचना सबको सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती अभी इस साल की है, क्योंकि मैंने बेचने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास नेटवर्क है, इजी हो जाएगा, लेकिन इतना इजी है नहीं। बताए आपके बारे में मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा, कि आप नंबर 1 बहुत ही हम्बल हो, दूसरा यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। आप आज जहाँ तक पहुँचे हो वो भी सीखने की वजह से है, और जो आपका आगे विजन है, शायद आप वहाँ भी बस सीख के ही पहुँच पाओगे। सीखना ही है, अगर कोई भी फील्ड हो। अगर मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, एग्रीकल्चर 10 साल, 5 साल, 2 साल में तो डेवलप होगा नहीं, इसके लिए हमें 40-50 साल लंबा समय देना पड़ेगा। अगर हो गया तो किस्मत, बहुत अच्छी बात है कि फटाक से सारा सिस्टम हिल गया। तो मेरे हाथ में तो चुटकी मार के बदल देता सब। सबके हाथ में, एक आदमी नहीं कर पाएगा शायद, थैनोस के जैसे हो जाता। वो तो इतना इजी नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है।
जल्दी से, लेकिन इसके लिए हमें लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अवेयरनेस सबको फैलाना पड़ेगा, सरकार है, सबको काम करना पड़ेगा, मार्केट की स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ेगी, सब काम करना पड़ेगा, चाहे वो स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, या यील्ड आ रहा है वो मार्केट तक कैसे पहुंचे, अच्छी तरह कैसे पहुंचे, एक्सपोर्ट कैसे हो इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ रेट मिलेगा। ये सारा सबसे मेन पॉइंट तो डेटा है, कैलकुलेशंस हैं, किसान को सारी चीज़ों पे काम डेटा, आई थिंक अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ रहा है जो ये सब पे काम कर रहा है, बट जैसे आपने कहा कंटिन्यूस एफर्ट ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स जब होगा तभी शायद हम एक ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे। ये बात आपने सही कहा। और पिछले 10 सालों में मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ से अच्छा एक बड़ा काम हुआ हो। चुनिंदा लोग होंगे जिनकी तरफ से हुआ होगा, लेकिन अवेयरनेस के मामले में हो या स्ट्रेटजी चेंज करना हो या कोई भी हो, बड़ा बदलाव मुझे नहीं देखने को मिला है। अगर कोई एक हेवी बदलाव आता है तो मैं बोल सकता हूँ भाई हाँ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ। ना मार्केट में चेंज हुआ है, हाँ एक ड्रास्टिक चेंज एक हुआ है, वो वेदर का हुआ है जो एक चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत तगड़ा बदलाव हुआ है 3 साल में। मतलब अभी दिसंबर में बारिश हो रहा है, ये कोई टाइम है बारिश का, और ये किसान को बहुत लॉस भी हो रहा है। और ये गलत है। मतलब ड्रास्टिक चेंज जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है। आपको लगता है क्या ये चेंज वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन ये सब के कारण भी हम काफ़ी वेदर का कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ऐसा है क्या? इसके ऊपर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि उतना प्रॉपर डेटा नहीं है कि किस वजह से ये चेंज हो रहा है। जैसे अभी इस साल जो है अल नीनो का साल बोला जाता है कि यहाँ पे किसका साल? अल नीनो, यानी कि अल नीनो। हाँ, तो इस साल क्या हुआ कि बारिश पहले हुई नहीं और अभी होने लगी है। अभी का तो कुछ चांस ही नहीं था कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर, ये अचानक से तैयार हो जाता है। हमारा टेक्नोलॉजी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। टेक्नोलॉजी तो प्रिडिक्ट कर पा रहा है 1 हफ्ता 10 दिन 14 दिन, थोड़ा सा और हमें पता जल्दी चल जाए या कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे हमें 1 महीना पहले आइडिया लग जाए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, उसके ऊपर उतना रिसर्च हो पाए। शायद उतना अभी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है कि उस तरीके से हो पाए, हो रही है। मुझे तो वही कमी लगती है कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बढ़नी चाहिए। अब जैसे कि मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ये नाम के लिए है। अभी एआई टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आ गई है अभी, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेज पे है एग्रीकल्चर में स्पेशली। अर्ली क्या बोल सकते हो, अभी तक हमारे फार्म पे आई नहीं कोई एआई है, बस जो मोबाइल से हम फोटो खींच के थोड़ा बहुत समझ में आता है, डेटा के ऊपर काम करता है। आई थिंक क्या हुआ है ना कि एआई एक्चुअल में अभी नहीं आई है, 5-10 साल पहले आ गई थी और जो बाकी इंडस्ट्रीज थे वो इसको पिकअप कर लिए एंड डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो 10 साल में उन्हें इतना डेटा मिल गया कि आज के डेट में वो चैट जीपीटी चाहे हो या कुछ भी हो, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। एग्रीकल्चर में वो नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, मुझे तो मतलब कोई ऐसी चीज़, अभी मान लीजिए मेरी क्रॉप है, कहीं कहीं पे येलो ऊपर से अगर दिख जाए, ड्रोन घुमा दे, ड्रोन मतलब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ड्रोन घुमा दे, वो बता दे भाई यहाँ पे येलो हुई, यहाँ पे कुछ हुआ है। अगर मुझे अर्ली में पता चल जाए कि मेरे क्रॉप में यहीं पे कुछ डिसीज आ गया है, वहीं पे बस दवा छिड़क दूंगा। आई थिंक आ रही हैं, अभी भी कंपनीज आ रही हैं, कुछ कंपनीज हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जिसके ऊपर काम कर रही है, R&D चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राउंड पे नहीं है ना, किसान तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, ग्राउंड पे नहीं है कुछ। ग्राउंड पे सब बताऊं, ग्राउंड पे बस किसान है, उसका पंप है, स्प्रे है, उसका काम है, हार्डवर्क है। एक किसान की सच्चाई यही है जो संतोष भाई बोल रहे हैं कि लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज नॉट रीच्ड ग्राउंड लेवल पर अभी तक। हाँ, बेसिक आई हुई है, जैसे ड्रिप है, ड्रिप से पानी देना है, मल्चिंग है, मल्चिंग से कुछ फायदे होते हैं, क्रॉप कवर है, वो भी हम रिसर्च करके एनालिसिस करना पड़ रहा है किसानों को, कौन सा इस्तेमाल करे, कौन सा इस्तेमाल ना करे, उसमें R&D में किसान का ही पैसा जा रहा है। मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पे मतलब नई चीज़ों पे या ऐसा कुछ नया इनोवेशन आए कि जो ग्राउंड पे जल्दी से आए और जल्दी से रेडी हो और वहाँ पे किसान पैसा कमा सके। एंड तो पैसा ही है, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या जॉब कर रहा है या आप खेती कर रहे हैं, पैसा तो सर्वाइवल, पैसा है, पैसा चाहिए किसानों को, और पैसा मिलेगा तभी कुछ वो बनेगा और वो हैप्पी रहेगा। संतोष भाई, आई थिंक मैंने आज इतना कुछ सीखा एक फार्मर के आई पॉइंट से, और आई होप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ अगले 5-10 साल में काफ़ी कुछ डेवलप हो जिससे किसान को ग्राउंड लेवल पे मदद हो, एंड हम मिल के साथ में कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब इंडियन फार्मर ने बोल दिया, अब तो नहीं ना बोल सकते।